देखिए वेस्ट एशिया कभी पीस में रहा ही नहीं है। 1979 इज द टाइम जब आपका ईरान में रेवोल्यूशन हुआ। ये नहीं था एक इस्लामी रेवोल्यूशन, लेकिन उस स्टूडेंट रेवोल्यूशन को हाईजैक किया खोमेनी ने, और वहाँ पे एक इस्लामिक रेवोल्यूशन का उसको रूप दिया गया, और तब इस्लामिक रिपब्लिक बना ईरान। हुकूमत डेमोक्रेसी बहसाम तमाम माना। सबसे बड़ी चीज़ थी कि बॉर्डर के पार एक और आदमी बैठा हुआ था, उसका नाम था सद्दाम हुसैन, और इराक में पॉपुलेशन मेजॉरिटी थी शिया, लेकिन सद्दाम हुसैन थे सुन्नी। खोमेनी मुंह से बोलता था। ये सारी की सारी जीसीसी कंट्रीज जो हैं, जिन सब में शेख या राजा बैठे हुए हैं, कि मैं इन सारी की सारी जगहों पे इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आऊँगा, और यहाँ पे सब जगहों पे मेरी ही तरह कोई आयतुल्ला या मौलाना या मुल्ला बैठा होगा इन सब पे राज करने के लिए। तो सद्दाम हुसैन के पास उस टाइम पे थे ईरान के मुकाबले बहुत बेटर हथियार, एंड दैट इज़ अ टाइम जब ईरान में बैठे खोमेनी ने एक नया हथियार निकाला। उन्होंने मेरे गेस वो हथियार क्या था? उस समय सीरिया में स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करता था असाद। हाफिज अल असाद जो होता था, ही वॉज द ओरिजिनल आयरन फिस्टेड मैन, एक नंबर का जल्लाद, क्रूअल आदमी। लेबनान एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री होता था, वहां पे एक सिविल वॉर शुरू हुआ। यूएस मरीन्स आए वहां पे पीस कीपिंग के लिए। अब उसे लगा कि यार मैं सीरिया में हूं और लेबनान में अमेरिकन फोर्सेस आ गए हैं। अब ये आदमी डर गया, और इस टाइम पे इन्होंने खोमेनी को रिंग किया। बेरूत में जो यूएस एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक हुआ। उसके बाद से ये क्रिएट होना शुरू हुआ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आप शिया आर्क भी बोलते हो। इजराइल और जीसीसी और इजिप्ट, ये सारे के सारे कंट्रीज, टर्की, ये सब इकट्ठे आके इस नासूर को एक बार खत्म करना चाहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, पैलेस्टीनियंस कू करना चाहते थे जॉर्डन में, किंग ऑफ जॉर्डन के खिलाफ। उस टाइम पे इनको सलाह मिलती है एक थोड़े दूर के देश, वो दूर का देश था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उस समय एक ब्रिगेडियर होता था जो बाद में जाके उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, और बाद में जाके पाकिस्तान का डिक्टेटर बनेगा, और वो आदमी बनेगा जिसने आज की तारीख में ये जो भारत के लिए प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं सारी की सारी, उन सब को शुरू करने वाला जो आदमी था वो जनरल ज़ियाउल हक। वो अपनी एक ब्रिगेड लेके यहाँ आया, और उन्होंने इन पैलेस्टीनियंस को मारा काटा है। तब जाके ये भागे हैं लेबनान, इन सबको भगाया है, मार मार के भगाया है। जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री क्या है एग्जैक्टली? आज के पॉडकास्ट में आपको एग्जैक्टली यही जानने मिलेगा। नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है मेजर सुदीप सिंह सर, और उनके साथ में हमने बात की है वेस्ट एशिया के बारे में, हमने बात की है ईरान और इजराइल के बारे में, और हमने बात की है ऑन गोइंग वॉर के बारे में। इस पॉडकास्ट पे आपको जानने मिलेगा कि वेस्ट एशिया की एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है, क्यों यहाँ पे हमेशा इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, क्यों ईरान और इजराइल के बीच में इतने ज्यादा इश्यूज चलते रहते हैं। दिस पॉडकास्ट इज फॉर एवरीवन जो कि एक वेस्ट एशियन नर्ड बनना चाहता है, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, ईरान, इजराइल, और आपको ये भी जानने मिलेगा कि इस वॉर में आगे चल के होने क्या वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस इन 3, 2, 1। मेजर सुदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू। सर, हम ऑलरेडी बहुत, आई थिंक मिनी पॉडकास्ट तो हमारा बिहाइंड द कैमरास हो ही गया शूट। विल बी टॉकिंग अबाउट वेस्ट एशिया में इस वक्त जो हो रहा है इसके बारे में, एंड जितनी चीज़ें आप मुझे बता रहे थे अभी तक, जब तक ये कैमराज रोल नहीं हो रहे थे, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड जिन्हें नहीं पता है, फॉर देम आपने एक्चुअली उस एरिया में सर्व किया है, सो यू नो द ग्राउंड रियलिटी बेटर देन एनीवन एल्स। सो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बाय गोइंग बैक इनटू हिस्ट्री एंड ट्रेसिंग द रूट्स की एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ पे होता है, बिकॉज वेस्ट एशिया में जो हम देखते हैं, इट्स नॉट जस्ट एन अमेरिका वर्सेस ईरान और इसराइल वर्सेस ईरान प्रॉब्लम, दिस इज अ होल ऑफ वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम है।
क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट मेरे बर्थ से, आई वॉज 97 का मेरा बर्थ है, तब से तो मैं सिर्फ वेस्ट एशिया को जलते हुए ही देख रहा हूँ. आई हैव नेवर सीन लाइक अ प्रॉपर पीस ओवर देयर. ये प्रॉब्लम का रूट क्या है, कहाँ से शुरू होती है इनकी प्रॉब्लम से सब? अगर पीछे जाएंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वेस्ट एशिया कभी पीस में रहा ही नहीं है. एक ऐसी जगह, जेरूसलम अगर मैं बात करता हूँ, ऐसी जगह जहाँ पे दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मोहम्मद साहब ने यहाँ से जब जन्नत की तरफ गए थे घोड़े पे, वो जेरूसलम, और उससे पहले ज्यूज़, और उससे भी पहले जो आपके पेगन्स वगैरह हुआ करते थे, वो सारे के सारे इसी जगह से थे. तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे तो बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा. क्रूसेड्स जो हुए थे सारे के सारे इसी रास्ते पे हुए थे. कोस्ट लाइन जो है उसमें हर 40 किलोमीटर पे एक शहर है, क्योंकि वहाँ से क्रूसेड्स आते थे, वहाँ से बिजनेस आता था. तो अगर आप प्रॉब्लम्स देखोगे पुरानी वाली, तो यू विल गो ऑल द वे टू द ओल्ड कॉन्क्वेस्ट. आपको जीसस क्राइस्ट से भी आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि रोमन एम्पायर भी यहाँ पे आई थी. जीसस को क्रूसिफाई भी इसी जगह पे किया गया था. उसके बाद क्रूसेड्स चले थे, उसके बाद इस्लाम आया, मामलुक्स आए इजिप्ट में, और लड़ाइयाँ चलती गईं. और ये जगह हमेशा उन सारी लड़ाइयों के लिए सेंट्रल है. लेकिन अभी जो इन कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें अगर हम ये कहते हैं कि ईरान इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, जो कि एक तरह से समझा जा सकता है कि नासूर है आज की तारीख में इज़राइल के लिए, और इज़राइल के एक्सटेंशन से अगर हम बोलते हैं यूएस के लिए भी, क्योंकि दोनों के दोनों तकरीबन साथ साथ ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं. हालांकि थोड़ा सा इन दोनों के गोल्स में फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये समझें कि एक तरफ इज़राइल और यूएस और दूसरी तरफ ईरान और उसके साथी कुछ प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस, और पास्ट में प्रॉक्सी प्लस सम स्टेट्स लाइक सीरिया एंड एवरीथिंग. तो अगर हम इन लोगों को समझे कि आज की तारीख के मेजर प्लेयर्स हैं, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू ट्रेस इट बैक टू 1979. ओके, रेवोल्यूशन 79 इज़ द टाइम जब आपका ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन के बाद पेरिस से एक हवाई जहाज पकड़ के एक जनाब जिनका नाम आयतुल्ला खोमेनी से पहले वाले जो मेन लीडर थे, खोमेनी. ये भी एक क्वेश्चन है जिस पे काफ़ी लोगों ने कई बार सवाल उठाया कि पेरिस से क्यों आए थे. अगर इस्लामिक रेवोल्यूशन लीड हो रहा था तो व्हाई डिड ही कम फ्रॉम पेरिस. एनीवे, वो हटा देते हैं. 79 की हम बात कर रहे हैं कि खोमेनी. बाय द वे, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, दिस रेवोल्यूशन वाज लेड बाय स्टूडेंट्स. इट वाज नॉट, ये नहीं था एक इस्लामी रेवोल्यूशन. लेकिन उस स्टूडेंट रेवोल्यूशन को हाईजैक किया खोमेनी ने, और वहाँ पे एक इस्लामिक रेवोल्यूशन का उसको रूप दिया गया, और तब इस्लामिक रिपब्लिक बना ईरान. आई थिंक दिस वाज जो रेवोल्यूशन वो हुआ था, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, दीज वर लेड बाय स्टूडेंट्स, एंड जो लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस थे उनके द्वारा. और सबसे पहले उनकी विकेट उड़ी है. फिर सबसे नहीं, मैसेकर हुआ है. हम विकेट की बात कर रहे हैं, उनको मैसेकर किया गया है. उन्हें इस चीज़ का और मैं हमेशा अपने देश के बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि डू नॉट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज़ नॉट ब्रोक. जो टूटा नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश मत करो. आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, फाइन, उस प्रोटेस्ट को इतना दूर मत खदेड़ो. एंड स्पेशली आई ऑलवेज मेक दिस रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ यंग पीपल, क्योंकि आप इस उम्र में आपके अंदर वो जज्बा होता है कि अच्छा, मैं हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करूँ, हर चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाऊँ, हाथ उठाऊँ. लेकिन आप उसको इतना पुश मत कर देना कि कभी आपका देश भी, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, ये सारे के सारे स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट थे. पूरा अरब रेवोल्यूशन, राइट, वो शिया सुन्नी की लड़ाई बाद में बना, उसमें आईसिस बाद में आई, उसमें दाइश बाद में आई. दे वर ऑल यंग पीपल लेड प्रोटेस्ट. ईरान में भी अभी जो हिजाब का प्रोटेस्ट हुआ, वो सारा का सारा यंग बच्चों ने किया. हालांकि वो कुछ हासिल नहीं कर पाए, बट it was a young people led protest. But the history of Arab Springs is that कि student led protest, young people led protest. Yes, सारा का सारा student led protest था, including in Syria, Egypt. पूरा का पूरा Arab Spring था. इसी तरह से ईरान में it was a student led protest, जिसको हाईजैक किया खोमेनी ने, बनाया इस्लामिक रेवोल्यूशन. इस्लाम के झंडे में अगर आपको याद हो, पुराना, अगर आप देखेंगे पुराना झंडा, तो उसमें शेर होता था, और शेर के अंदर अचानक एक जो ये फ्लावर टाइप का अरबिक में कुछ लिखा हुआ है. तो आज भी ईरान के बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि भैया, हम तो पर्शियन थे, इस झंडे के अंदर अरबिक क्यों लिखी है? आपने एक कल्चर बदल डाली इस्लाम के नाम पे,
और अचानक आपके झंडे में अरबिक आ गई, पर्शियन कल्चर जो कितने 3,000 3,500 साल पीछे जाती है, उसको बदल डाला आपने। तो उस समय आए खुमैनी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ही खुमैनी आए, एक तो इनके खुद के पैर मजबूत नहीं थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, हालांकि और कंपैरिजन देखिए बांग्लादेश में भी एग्जैक्टली वही हुआ है। जो स्टूडेंट लीडर्स लीड कर रहे थे अब वो कहीं नहीं, गायब हो गए, वो वापस वही लोग आ गए जो सत्ता समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बाय नेचर उसके अंदर एक तो मन चलायमान होता है, यू आर मर्क्यूरियल। आपने एक चीज अचीव की, उस टाइम पे बड़ा जोश था, फिर बाकी प्रायोरिटीज आ गई, यार नौकरी करनी है, कमाई भी करनी है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, शादी करनी है, 10 और प्रायोरिटीज आपकी आ जाती हैं, आप उन प्रायोरिटीज की तरफ चले जाते हो। लेकिन ये जो सियासतदान होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई पावर के लिए लड़ रहा है, आप इवेंचुअली इन लोगों के साथ नहीं लड़ सकते। तो खुमैनी को इस टाइम पे निपटाना था इन इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन लीडर्स थे, उनको हटाना था, क्योंकि ईरान में भी आपका टोटल सपोर्ट नहीं था। वो लोग भी थे जो शाह पहलवी के लॉयलिस्ट थे, वो भी तैयार बैठे थे कि आपको कब उड़ा दिया जाए। राइट। और सबसे बड़ी चीज थी कि बॉर्डर के पार एक और आदमी बैठा हुआ था, उसका नाम था सद्दाम हुसैन। इराक का बॉर्डर आपके साथ लगता था, और इराक में पॉपुलेशन मेजॉरिटी थी शिया, लेकिन सद्दाम हुसैन थे सुन्नी। सद्दाम हुसैन को डर लगना वाजिब है कि अगर एक इस्लामी रेवोल्यूशन बिल्कुल मेरे बॉर्डर से सटा हुआ है और वहां पे एक शिया क्लेरिक आके बैठ गया है इस्लाम के नाम पे, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस रेवोल्यूशन। और खमीनी मुंह से बोलता था, ये सारी की सारी जीसीसी कंट्रीज जो हैं, जिन सब में शेख या राजा बैठे हुए हैं, आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, कतर ले लीजिए, बहरीन ले लीजिए, इराक ले लीजिए, कुवैत ले लीजिए, सब के अंदर राजा है, शेख है, ओके, किंग है। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन, खुमैनी ये बोलता था कि मैं इन सारी की सारी जगहों पे इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आऊँगा, और यहाँ पे सब जगहों पे मेरी ही तरह कोई आयतुल्ला या मौलाना या मुल्ला बैठा होगा इन सब पे राज करने के लिए। तो इनका घबराना वाजिब था। इराक में सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, माइनॉरिटी, ही वॉज ए सुन्नी, शिया मेजॉरिटी देश था इराक, लेकिन सद्दाम हुसैन माइनॉरिटी था। तो कितना टाइम लगता उस सोच को वहां तक पहुंचने के लिए। तो विद इन 1 or 2 years, आई थिंक 81-82 में ईरान इराक वॉर शुरू हो, इन्होंने अटैक कर दिया। इराक इस टाइम तक वैसे ही यूएस जला भुना बैठा हुआ था, क्योंकि पेट्रोल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे आपने क्रिएट किया था, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो उठाता था वो था शेल, बीपी, शेवरॉन। ये सारी की सारी कंट्रियाँ या तो इंग्लैंड बेस्ड थी, या रॉयल डच बेस्ड थी, या यूएस थी। जितनी भी तेल के कुएं थे उन सब के ऊपर इनका कब्जा था। राइट। अब सडनली वो सारी की सारी चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल गई, तो ये भी जले भुने बैठे थे। इन्हें भी चिंता थी कि अब अगर ये चीज़ हाथ से निकल गई तो हाउ सून कि बाकी चीज़ें हमारे हाथ से कब निकल जाएंगी, ये भी निकल सकती हैं। इन्होंने सपोर्ट किया सद्दाम हुसैन को। तो सद्दाम हुसैन के पास उस टाइम पे थे ईरान के मुकाबले बहुत बेटर हथियार, एंड दैट इज अ टाइम जब ईरान में बैठे खुमैनी ने एक नया हथियार निकाला। उन्होंने मेरे गेस हुआ हथियार क्या था? ऑयल? नहीं। ओके। आर्मी के कॉलम्स चलते थे, और आर्मी के कॉलम्स के आगे चलते थे 11-12 साल के बच्चे। ओके। ठीक है। और कहाँ चलते थे? माइन फील्ड्स के अंदर, क्योंकि आपको पता था कि दुश्मन आपसे ज़्यादा बेटर इक्विप्ड है। आप अपनी आर्मी को बचा के रखना चाहते थे। और आप सोचिए, आप अपने बच्चों की बात कर रहे हो, मैं ईरान के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो खुमैनी, बहुत सारे धर्मगुरुओं के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो इतना इमोशनली लोगों को चार्ज अप कर देते हैं, अपनी बातें सुना। लोग रोया करते थे जब खुमैनी भाषण देते, अपने आप को छाती पे मार मार के रोया करते थे, छोटे बच्चे। तो उन्होंने इतना सबवर्ट कर दिया था अपनी पॉपुलेशन को, इतना इन्वॉल्व कर दिया था, इमोशनली अटैच कर दिया था कि ये 11-11, और ये सारा का सारा वीडियोस मिलेंगे आपको, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्डेड है। 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे फौज के कॉलम्स के आगे चलते थे माइन फील्ड्स के अंदर, और फिर आगे जाके उनका कहीं माइन फील्ड के ऊपर पैर पड़ जाता था,
माइनफील्ड फट जाती थी और साथ में बच्चा भी फट जाता था। ठीक है, तो ये एक सोच खुमैनी ने अपनी तरफ से शुरू की। ये बच्चे दौड़ते हुए जाते थे, इराक के टैंक्स के अंदर टक्कर मार देते थे। ओके, ठीक है, मैं इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुसलमान को सारी दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी ये सोचना पड़ेगा, अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर इस्लाम कहता है कि खुदकुशी हराम है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। इस्लाम नहीं कहता कि आप अपनी जान ले सकते हैं, और इस्लाम ये भी नहीं कहता कि आप एक निर्दोष की जान ले सकते हैं। लेकिन अगर लोग फट रहे हैं तो आप दोनों कर रहे हो, और इस्लाम के हिसाब से दोनों गलत है। मगर खुमैनी ने ऐसा उल्टा उसको ट्विस्ट किया कि ये दोनों जायज़ हो गए। उन्होंने कुछ चीज़ें इस्लाम में से पॉइंट आउट करी और इन दोनों चीज़ों को जायज़ कर दिया। ठीक है, और इस तरह से आपने ये जो फिदाइन वगैरह आप जो सुनते हो, इसका जेनेसिस उस टाइम का था। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें करोगे तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। इसका अफेक्ट हुआ कंट्रीज में जैसे सऊदी अरेबिया, इराक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इराक ऑलरेडी डरा बैठा था। इसी तरह से सारे के सारे बाकी शेख और राजाओं वाले जो देश थे, ये सारे डरे बैठे थे कि अगर ये सोच हमारे तक पहुंच गई, और ख़ासतौर से सऊदी अरेबिया, क्योंकि मक्का मदीना दोनों के दोनों सऊदी अरेबिया। उसी टाइम पे 79 में मक्का मस्जिद जो है इसको कैप्चर कर लिया था। तो वैसे भी सऊदी अरेबिया काफ़ी प्रेशर में था, क्योंकि सऊदी भी काफ़ी कॉन्जर्वेटिव है, वहाबिज़म वहाँ पे चलता है। तो सुन्नी थॉट प्रोसेस के हिसाब से सऊदी भी एक बहुत कॉन्जर्वेटिव कंट्री है, लेकिन इतने कॉन्जर्वेटिव नहीं जितने ये हो गए थे। और अब जब कंपटीशन शुरू हो गया, जब दूसरी तरफ से एक आयतुल्लाह ने, एक पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर ने ये बोलना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस्लाम कैसा दिखता है, तो अचानक ये प्रेशर में आए और ये और ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव होने शुरू हो गए, और यहाँ से फैनेटिज्म सुन्नी वर्ल्ड में पहुँचा। तो था, आपका कॉन्जर्वेटिव कल्चर था, लेकिन बाकी जो इस्लामी वर्ल्ड था उसमें इतना नहीं था। अगर आप सद्दाम हुसैन के पास की पुरानी फ़ोटोज़ देखें, आपने वीडियोस कई बार देखी होंगी, मीम्स वगैरह आते रहते हैं कि ईरान कितना प्रोग्रेसिव होता था, अफ़गानिस्तान कितना प्रोग्रेसिव होता था, इराक, बेरूत की तो मैं बात ही नहीं करता, लेबनान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता था, पेरिस और मिडल ईस्ट बोलते थे उसको। तो उन सबको आप हटा भी दें तो ये कंट्री भी काफ़ी प्रोग्रेसिव होते थे। लेकिन जब आपको कोई बता रहा है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इतने कॉन्जर्वेटिव और इतने फैनेटिक होने चाहिए कि तुम अपनी जान देने के लेवल तक चले जाओ, तब तुम्हारे को एक असली मुसलमान माना जाएगा। तो ये सारा का सारा एक कंपटीशन अरब वर्ल्ड में शुरू हुआ अचानक, कि मैं तुमसे बड़ा कॉन्जर्वेटिव हूँ, मैं तुमसे बड़ा फैनेटिक हूँ, यहाँ जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल। और उसी के बाद से जो बाय द वे जो मदरसा कल्चर पूरे वर्ल्ड में जो फैला है, ये उसके बाद से अगर आप इसकी लाइंस थोड़ी सी ट्रेस करोगे और देखोगे पहले होती थी या नहीं होती थी, विल फाइंड है वहाँ से शुरू है, वो स्टार्ट पॉइंट था। आई थिंक दिस ऑल्सो कनेक्ट्स विद ये जो अमेरिका ने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान में, जो मुजाहिदीन को भेजा था, ये उससे भी कनेक्ट करता है, एंड वही मुजाहिदीन बाद में अफेक्ट करते कश्मीर में। हाँ, वो सारा का सारा कल्चर वहाँ से, हालांकि बहुत बात की बात आप कर रहे हो, लेकिन वो कल्चर वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, फिर मैं बता देता हूँ ये फैक्ट्री कहाँ से बनी। ये तो आइसोलेटेड केस हो गया जहाँ पे आप इराक के साथ लड़ रहे थे, आपने इस सब को तैयार किया। ये जो फैक्ट्री तैयार हुई, ये ईरान से और खुमैनी से नहीं तैयार हुई, ये फैक्ट्री तैयार हुई सीरिया से। उस समय सीरिया में स्ट्रॉन्ग मैन हुआ करता था असाद, जो असाद अभी असाद अल बशर नहीं, उसके वो बेटा है उसके पापा, राइट। तो इसके पापा जो थे ये थे हाफिज अल असाद। बशार अल असाद जब पावर में आया था तो लोग बोलते थे ये तो बच्चा है, ये शायद कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और वो सच भी हुआ, हालांकि 20 साल बैठा रहा, लेकिन ही गॉट आउटस्टेड। हाफिज अल असाद जो होता था, ही वाज द ओरिजिनल आयरन फिस्टेड मैन, राइट। एक नंबर का जल्लाद, क्रूअल आदमी, जो सीरिया जिसको कहते हैं ना दमनकारी शासक, वो था हाफिज अल असाद, और वो अरब वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर था उस समय, खुमैनी के मुकाबले एक बहुत बड़ा लीडर। तो इनका आइजनहावर के साथ, आइजनहावर बोल रहा हूँ, ये जो अमेरिका का जो टॉप डिप्लोमेट था, किसिंजर, तो हेनरी किसिंजर के साथ इसका थोड़ा मनमुटाव चल रहा था। पहले फ़िलिस्तीन का एक सोल्यूशन निकलना था, उसके बारे में बात होनी थी, जिसमें एक्सपेक्टेशन सीरिया की और असाद की कुछ और थी, लेकिन किसिंजर ने किया कुछ और, क्योंकि किसिंजर चाहते थे कि हमेशा अरब वर्ल्ड को डिवाइड करके रखो, तभी हम चल पाएंगे, इनको बांट के रखो।
तो उसके दिमाग में अमेरिका के खिलाफ ये हमेशा रहता था कि इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। 79 में लेबनान के अंदर एक सिविल वॉर होती है। अभी लेबनान का बॉर्डर जो है उसके बिल्कुल साथ में सटा हुआ है सीरिया, ठीक है। बड़ी सारी दुनिया ये नहीं जानती कि लेबनान एक्चुअली उस टाइम तक एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी का, अरब वर्ल्ड जैसे आप बोलते हो अरब वर्ल्ड, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज कि सारे के सारे मुस्लिम है, इस्लामिक देश हैं, एक इजराइल को छोड़ के जो कि एक ज्यूइश देश है। लेकिन लेबनान एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री होता था, तकरीबन 55 से 60% उस टाइम तक वहाँ पे क्रिश्चियंस हुआ करते थे। तो वहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू हुआ। सिविल वॉर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यही पैलेस्टीनियंस जब इनको इजराइल ने मार कूट के बाहर भगाया, पहले ये भागे जॉर्डन में इन्होंने जाके किंग हुसैन के फादर जो थे उनके खिलाफ रिबेलियन किया, टू द एक्सटेंट कि इनको मार पीट के इनको फिर भगाना पड़ा। राइट। उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो जिया उल हक वाली ये कहानी। तो उन्होंने वहां से भगाया, ये भागे लेबनान, और लेबनान में इन्होंने जाके रिफ्यूजी कैंप्स बनाए। अब सारा का सारा अरब वर्ल्ड पैलेस्टीन को हमेशा ये बताना चाहता था कि हमारे लड़ने का, हमारे जीने का जो अस्तित्व का पूरा कारण जो ये पैलेस्टीन है, कि ये इजरायली आके पैलेस्टीन में बैठ गए। तो सब इनको सपोर्ट करते थे, पैसा देते थे, हथियार देते थे। तो ये जीप्स के ऊपर MMG लगा के बेरूत की सड़कों पे घूमा करते थे। अब पहले तो रेफ्यूजी आए, लेकिन धीरे धीरे दिमाग ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग कि यार सबसे स्ट्रांग तो हम यही हैं, यहाँ पे हम लोग ही हैं। एंड दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर पावर, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने जॉर्डन में किया था। व्हेन दे स्टार्टेड असर्टिंग देमसेल्व्स, तो इनकी वहाँ के क्रिश्चियंस के साथ और शियाज के साथ, क्योंकि पैलेस्टीनियंस और सुन्नीस, शियाज के साथ और क्रिश्चियंस के साथ में फ्लांज करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिशिया होता था क्रिश्चियंस का, इनके साथ लड़ाई हो गई और एक बहुत बड़ा सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो गया। और इसी सिविल वॉर के साथ अब इजराइल को दोबारा लगने लगा, मेरा बॉर्डर दोबारा से एक बार अनसेफ होता जा रहा है। इजराइल इन एनी केस पैलेस्टीनियंस का पीछा कर रहा था। इजराइल ने पहली बार उस टाइम पे लेबनान को इन्वेड किया और बेरूत तक जाकर पहुंच गए। बेरूत में जाके इन्होंने क्रिश्चियंस को सपोर्ट किया, और एक शटीला कैंप करके होता था जहाँ पे फ्लांज ने बहुत बड़ा एक पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का मैसेकर किया। जब ये मैसेकर होता है तो उस टाइम पे सारी की सारी दुनिया एक सवाल अपने आप से पूछती है कि यार हमने हमेशा ये सुना कि ज्यूज के साथ जेनोसाइड हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जेनोसाइड हुआ है, हालांकि किया क्रिश्चियंस ने, मगर उस टाइम पे IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उस कैंप के बाहर मौजूद थी। सो दे वर प्रेजाइडिंग ओवर, वो प्रेजाइड कर रहे थे और अंदर मारकाट मच रही थी। ये कौन सा साल था? आप इसको समझिए 1979 नहीं हुआ, 79-80 हुआ, क्योंकि 75 से इनका सिविल वॉर शुरू हो गया था। नहीं सॉरी, 82 तक जाइए आप इसके। ओके। ये 82-83 के करीब की बात है। तो ये मैसेकर वहाँ पे हुआ। जब ये मैसेकर हुआ है, उस टाइम पे पावर में थे रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन अपने आप को एक तरह से शांति दूत प्रेजेंट करना चाहते थे कि नई दुनिया है, बॉलीवुड से, सॉरी हॉलीवुड का एक्टर था रोनाल्ड रेगन। वो अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना चाहता था। तो इन्होंने बोला कि यार यहाँ पे तो शांति होनी चाहिए, और इन्होंने लेबनान में भेजी मरीन्स। US मरीन्स आए वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए। पहले UN पीस कीपिंग वगैरह वहाँ कुछ नहीं थी, अमेरिकन पहले आए थे सबसे UN ये पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे। ये लोग यहाँ पहुँचे। जब ये लोग यहाँ पे पहुँचे तो एक आदमी नॉर्थ में बैठा हुआ देख रहा था, ट्रिपोली में, सॉरी दमास्कस में एक आदमी ये सारा गेम देख रहा था, जिसको पहले से ही अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं था। वो आदमी था हाफिज अल असद। अब उसे लगा कि यार मैं सीरिया में हूँ और लेबनान में अमेरिकन फोर्सेस आ गए हैं, ये तो जो किसिंजर के दिमाग में चल रहा था ये तो बिल्कुल मेरे बॉर्डर पे आके बैठ गए। अब ये आदमी डर गया। सी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, राइट। अब ये आदमी डर गया, मगर इसने ऑब्जर्व किया कि यार मैं डायरेक्टली तो अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकता, बड़ी पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम तक ईरान इराक वॉर में खोमेनी की जो सोच है वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी। ये जो फिदाईन वाले, छुप के हमला करने वाले, ये सारे के सारे लोग तैयार होने शुरू हो गए थे। और इस टाइम पे इन्होंने खोमेनी को रिंग किया कि भैया मुझे ये सोच और ये बंदे चाहिए। ये बंदे आए,
ईरान में ट्रेन होके ये पहुंचे लेबनान के अंदर, और बेरूत में जो यूएस एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक हुआ। 63 पीपल डाइड, और उसके बाद फॉलो अप अटैक्स हुई। ये हिस्ट्री में तब हुआ और उसके बाद कभी नहीं हुआ। उससे पहले ईरान की एम्बेसी जो थी वो कैप्चर की गई थी, उसको सीज में रखा गया था करीब 1 साल तक। लेकिन अटैक एंड अगेन सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने अंदर जाके अटैक किया। और रेगन ने सडनली कहा यार मैं तो यहाँ पे पीस के लिए बंदे भेजना चाहता था, ये क्या हो गया? तो रेगन ने अपने बंदे वहाँ से उठा लिए। 4 महीने के अंदर ये सारी की सारी फौजें यहाँ से उठ के वापस अमेरिका। ना अगर आप असाद हो तो सोचो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैंने अमेरिका को पीट दिया यार, और उसने पीट दिया। अगर अमेरिकन ट्रूप्स आए और 4 महीने के अंदर उठ के भाग गए तो कौन जीता? करेक्ट, आप जीते आपको तो वही लगेगा। और तब उन्हें ये मॉडल समझ आया, और उसके बाद से ये क्रिएट होना शुरू हुआ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आप शिया आर्क भी बोलते हो। तो ये स्टार्ट होती है ईरान से इराक के अंदर जाएगी, इराक से सीरिया में जाएगी, सीरिया से लेबनान में आएगी जहाँ पे 35 से 40% शिया होते थे उस टाइम पे। और उसके बाद आपने कहा फॉर गुड मेजर, चलो कोई बात नहीं, अगर फिलिस्तीनी सुन्नी है मैं यहाँ भी दाना डाल देता हूँ। उस टाइम पे पीएलओ हुआ करती थी ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ कभी डायरेक्टली इनसे सपोर्ट नहीं हुई, मगर जब हमास आई तो हमास को ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया। दैट वाज ए ब्यूटीफुल ट्रिक, क्योंकि अचानक आपने सुन्नी वर्ल्ड को भी प्रेशर डाल दिया कि यार तुम सुन्नी हो, तुम्हारे भाई हैं, जॉर्डन का जो राजा है उसकी बीवी क्वीन रानिया, शी इज ए पैलेस्टीनियन, तुम नहीं सपोर्ट कर रहे, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। सोचो गेम कहां जाएगा। तब ये पूरा का पूरा आपका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हुआ। फिर आगे चीजें बढ़ती गई। कासिम सुलेमानी जो IRGC का कुड्स फोर्सेस का जो कमांडर था, मेजर जनरल रासिक, जिसका पूरे ईरान ने इतना ज़्यादा शोक मनाया क्योंकि ये सारा का सारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया था वो इन 2 चीज़ों की वजह से हुआ। तब तक हमें नहीं ऑब्वियसली पावर में आ चुके थे, तो ये काफ़ी बाद की बात है। लेकिन 2015 में जब रशिया सीन में आता है, पहले USSR होता था, मगर जब रशिया सीन में आता है 2015 में, तब तक बाय द वे रशिया ने प्रेजेंस भी ले लिया था सीरिया के अंदर। रशिया का जो सबसे बड़ा नेवल बेस मेडिटेरेनियन में है वो सीरिया के अंदर है, अभी भी है। हालांकि रूलर बदल गया है, असाद भाग गया है और अल शरा वहाँ पे बैठा है, मगर रशियन बेस अभी भी है। रशियन एयर बेस भी था वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब रशियंस आए, एक बार तब अमेरिकन भागे, जब रशियंस आए एक बार फिर अमेरिकन ने वो जगह वेकेट की, क्योंकि उस टाइम पे भी बशर अल असाद खत्म हो चुका था। 2015-17 यस, उस टाइम पे मुश्किल से 25-26% सीरिया का जो लैंड था वो रह गया था असाद के कंट्रोल में। बाकी सारा कुछ कर्ड्स के पास चला गया, SDF के पास चला गया, कुछ सुन्नीस के पास चला गया, दाइश आ गई, आइसिस आ गई, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास छोटा हिस्सा चला गया। जो मेन हिस्सा जो था, जो असाद का हिस्सा था वो रह गया था सिर्फ 26%। असाद इन एनी केस वाज ए शिया इन ए सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री, तो वो बहुत बुरी तरह से दबा हुआ था। लेकिन जब पुतिन के वहाँ पे कदम पड़ते हैं, और पुतिन भी बड़े स्टाइल में आया क्योंकि ओबामा उस टाइम पे अंडर प्रेशर था। ओबामा को पता चल गया था कि सीरिया ने अपनी ही पॉपुलेशन के अगेंस्ट केमिकल वेपन्स यूज़ किए। तो आप इराक में घुसे ये बोल के कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिसको मेरे को ख़त्म करना है, आप अब इराक में घुसे, आपको कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले ही नहीं। सीरिया में मिले, सीरिया में आपको मिले केमिकल बॉम्ब्स, और पता भी चला कि इन्होंने यूज़ किए हैं, अपनी ही पॉपुलेशन के अगेंस्ट यूज़ किए हैं। लेकिन जब ओबामा उनके ऊपर एक्ट करना चाहता था तो उसको सेनेट से परमिशन नहीं मिली। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया। और तब छाती चौड़ी करके कौन घुसा सीन में? पुतिन। So Putin comes in, and that was the second time that America and the American-led forces retreated. एक बार 83, फिर 2017 जब बशार अल-असाद के टाइम पे, और अब
अगर तीसरी बार खुदा न खास्ता अमेरिका, द रीजन व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर सऊदी वाला और यूएई वाला ये बोल रहे हैं, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि 2 बार आप इसको अनफिनिश छोड़ चुके हो, अगर और एक बार अनफिनिश छोड़ दिया तो ये भगवान बन जाएगा, ये शैतान बन जाएगा। क्योंकि आप अगर 3 बार अमेरिका जैसी एक पावर को पीट दो 40-50 साल में, देन यू हैव टू बी ग्रांटेड दैट स्टेटस, राइट। इस जिन को आप कभी वापस बॉटल में नहीं डाल पाओगे। So that is these are the events. इन इवेंट, ये सारी की सारी चीज़ें और इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म होता है, किससे क्या रिलेटेड है। बट हाँ, ब्रॉडली आप ये कह सकते हो ये सारा का सारा गेम 1979, जो शिया वर्ल्ड वाला गेम है, वो 1979 ऑनवर्ड से, जब खुमैनी ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। राइट। पर आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक और चीज़ बताई, एंड यहाँ पे भी आपने उस पॉइंट को टच अपॉन किया, विच इज़ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी हम बात करते हैं, शिया आर्क जैसे हम कहते हैं। आपने कुछ कंट्रीज़ का नाम लिया जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करती है। ऑफ द कैमरा आप मुझे 3 कंट्रीज़ और बता रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, विच इज़ सरप्राइजिंग। हाँ, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बता रहा था वो था कि पाकिस्तान मीडिएशन करने के लिए आज ऑफर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पे शेर बन के मीडिएशन करने जा रहा है। एक वो अरिस्टोटल बोलते हैं कि मैसेंजर इज़ द मैसेज। मेरी समझ ये कहती है, मैंने कई बार ये बात बोली है कि पाकिस्तान को आप मीडिएशन के मामले में समझिए डाकिया, हरकारा एक उर्दू की टर्म होती है, मुगल आज़म वगैरह में बोलते हैं ना, हरकारे को दौड़ा दो मेरा पैगाम लेके जाएगा। तो ये हरकारा है। उसके ट्वीट से भी आपको पता चल गया होगा कि यूएस से ट्वीट आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ड्राफ्ट, तो ये हरकारा है। लेकिन हरकारा जो है, अरिस्टोटल जब बोलता है कि मैसेंजर इज़ द मैसेज, बेसिकली वो ये कहने की कोशिश करता है कि जितनी इसकी काबिलियत है उतनी मेरी काबिलियत है। तो अगर आप एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के हेड को बोल रहे हो कि तू मेरा मैसेज लेके जा, आप बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी को भेज रहे हो कि मुझसे डर, कि मेरा हरकारा अगर ऐसा है तो मैं कैसा हूं। लेकिन ईरान भी एक मैसेज वापस भेज रहा है पाकिस्तान को। वो क्या मैसेज भेज रहा है? 2 चीजें मैंने एक बार पॉइंट आउट करना चाहूंगा। ईद से 2 दिन पहले ईरान का मैसेज गया था पाकिस्तान के पास, मीडिएशन करा दूं। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। तो बेसिकली इनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे यार तू अपना तो सुलटा ले, क्योंकि तब तक ये बात होनी शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान शायद बीच में आएगा। राइट। तो ईरान ने एक मैसेज भेजा कि यार तुम्हारी लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान के साथ, इफ यू डोंट माइंड मैं तुम्हारी मीडिएशन करा दूं। तो मैसेज ये पास करने की कोशिश कर रहे थे, तू अपना घर तो संभाल ले, तेरी तो अफगानिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, तू मेरे को बताएगा कि मीडिएशन करना है। फिर एक और चीज अगर आपको याद हो, आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, गो टू ईरान इफ यू लव ईरान सो मच। ईद के दिन किसको? पाकिस्तान के शियाज को यह मैसेज दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उसके 2 दिन पहले ईरान ने एक और मैसेज दिया था। उससे 2 दिन पहले ईरान ने बोला था, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को हमारी इस जंग में मदद करने के लिए। पाकिस्तान उस टाइम तक ईरान की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा बोल रहा था। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान, सऊदी के साथ अरेंजमेंट पाकिस्तान का, तो वो किसकी बात कर रहे थे? शहबाज शरीफ ने कभी नहीं बोला कि हम ईरान के साथ हैं, आसिम मुनीर ने कभी नहीं बोला हम। वो बेसिकली बोल रहा था कराची के कॉन्सुलेट पे जिसने अटैक किया था ना, वो उनकी बात कर रहा था। थैंक यू पाकिस्तानीज, सियासतदान नहीं, पाकिस्तानी। और कौन से पाकिस्तानी? शिया पाकिस्तानी, जिन्होंने कराची के कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक किया था, 10-12 बंदे मर भी गए थे उसमें। वो उनके बारे में बात कर रहा था। सो नाउ आई विल कम टू, आपने जो HHH, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, इराक में जाएंगे तो कहते हुए हिजबुल्ला, PMF, ये सारे के सारे शिया ऑर्गेनाइजेशन, हमस को छोड़ के, हमस इज सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हम बोलते हैं कि हिजबुल्ला एक शिया फोर्स, हूथी एक शिया फोर्स, इराक में शिया फोर्स, ऐसे ही 2 और हैं। और ये 2, एक है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है ज़ेनेबियन
लीवा जेनेबियोन, ओके, ठीक है, दैट इज अ शिया ग्रुप। हालांकि बलूचिस्तान में भी शिया है, मगर ये जाके बैठते हैं बाल्टिस्तान की तरफ, ठीक है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पे भी शिया पॉपुलेशन। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जब प्रोटेस्ट हुए थे तो हमारे कारगिल लद्दाख की तरफ हुए थे, क्योंकि वहाँ पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो शिया है, और बॉर्डर की दूसरी तरफ जो गिलगिट बाल्टिस्तान आता है वहाँ पे भी शिया पॉपुलेशन है। और ये वो लोग हैं, करीब 5 से 7 हज़ार हैं, जो सीरिया में असाद के लिए लड़ने गए थे। ओके, ईरान के द्वारा ट्रेंड है, लड़ाके हैं, लड़ चुके हैं, सीरिया में आइसिस के साथ लड़ चुके हैं, दाइश के साथ लड़ चुके हैं, वो आज की तारीख में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो कल अगर ईरान इनको भी बोले शू, तो ये भी पाकिस्तान को काटेंगे। और उसके बाद अफगानिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी जो है वो भी शिया है, उनका नाम है ग्रुप का लीवा फातिमीयून, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी शिया है। तो ये जो शिया आर्क हैं, इनके बहुत सारी और शिया बटालियंस हैं। अच्छा, वो नंबर जो है करीब 40,000 है, 40,000 अगेन सीरिया में लड़े हुए। ओके, हुआ क्या था, जब बशार अल असद के साथ लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम पे बशार अल असद अकेला पड़ गया था। 15% पॉपुलेशन है आपकी, जो सुन्नी है वो करीब 80% है, बाकी 5% आप ड्रूज समझ लो, दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग। 15% 85% के साथ लड़ रहे हैं। तो इनकी मदद करने के लिए गया हिजबुल्लाह। द रीज़न वाई बशार अल असद जो था वो जीत पाया, क्योंकि हिजबुल्लाह की मदद गई थी। और दूसरी तरफ से आए बाकी सारे के सारे फाइटर इराक से गए, पाकिस्तान से गए, अफगानिस्तान से आए, इन सब ने जाके शिया प्लस शिया करके सीरिया को सपोर्ट किया वहाँ पे। तो यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे हैं। ईरान ये मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पास भी मेरे लोग हैं, कल इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे को भी, अगर तू मेरे पास न्यूक्लियर पावर बन के आने की कोशिश कर रहा है कि मैं डरा दूंगा, तो थोड़ा तुम भी डर के रहो, कहीं तुम्हारे देश में ही गदर ना हो जाए। बलूचिस्तान में लड़ाई चल रही है, टीटीपी के साथ लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, अब तुम शिया को भी इंक्लूड कर लो, 15% शिया है पाकिस्तान में, कहीं ऐसा ना हो ये भी आ जाए और तुम अलग ही रास्ते पे निकल जाओ। तो वो ईरान का काउंटर मैसेज था पाकिस्तान को। बाय द वे, और भी हैं शिया फाइटर्स। 2013-14 में, 12-13 में इजराइल के एम्बेसडर की गाड़ी पे कुछ लोग बॉम्ब लगा के चले गए थे, बॉम्ब फट भी गया दिल्ली में। वो भी ईरान सपोर्टेड शिया ग्रुप है, मेरे ख्याल से 804 उसको कुछ बोलते हैं, और सीक्रेटिव ग्रुप है। बट ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में इसको नहीं बोलूँगा, मैं इसको शिया आर्क बोलूँगा। तो इन्होंने जहाँ जहाँ इनके हाथ खुल सके हैं, इन्होंने अपने हाथों को इस्तेमाल किया है, और इन सारे देशों में शियाज को अपने किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व किया है पूरे गेम में। तो ये हर जगह छोटा प्रेजेंस है, और यही मेन कारण है इस पूरी की पूरी लड़ाई का। यही मेन कारण है कि इजराइल और जीसीसी और इजिप्ट, ये सारे के सारे कंट्रीज, टर्की, ये सब इकट्ठे आके इस नासूर को एक बार ख़त्म करना चाहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है। हालांकि मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बोलूँगा कि बहुत बेहतर ये रहेगा कि अगर ईरान जैसा है वैसा रहे, क्योंकि हमें एडवांटेज सिर्फ तब होता है जब हम ईरान के साथ दोस्ती बनाए रखें। अगर कहीं ईरान सरक गया हमारे हाथों से तो हमें नुकसान है, राइट। बट एट द सेम टाइम ओवरऑल जीसीसी कंट्रीज़ के हिसाब से, अरब वर्ल्ड के हिसाब से, जो ईरान की सोच है वो डेंजरस है। बीच में आपने एक और चीज़ कही थी, ज़ियाउल हक की एक कहानी। देखिए, ब्लैक सितंबर एक ऑपरेशन है जो फ़िलिस्तीनी हमेशा बोलते हैं कि हमारे साथ जो ज़िंदगी में सबसे कभी बुरा अगर हुआ तो वो ब्लैक सितंबर हुआ क्या था, जब इज़राइल से फ़िलिस्तीनियंस भागे। और मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब यासर अराफात, PLO और यासर अराफात हुआ। उस ज़माने में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं होती। तो उस ज़माने में ये होता था कि ये हवाई जहाज़ यहाँ से हाईजैक हो गया, वो हवाई जहाज़ वहाँ से हाईजैक हो गया, ये उस तरह की हरकतें ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये सारे के सारे इनको कूट पीट के इजराइल ने बाहर निकाला। ये जाके बैठे जॉर्डन में। जॉर्डन, देखिए, फ़िलिस्तीन पहले कुछ नहीं होता था, ये सारी की सारी जो टेरिटरी थी, जेरूसलम भी जॉर्डन हुआ करता था। जेरूसलम का जो पार्ट था दैट वाज जॉर्डन। फ़िलिस्तीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। फ़िलिस्तीन अब्राहम अकॉर्ड जब हुए थे उसके बाद फ़िलिस्तीन पहली बार 2 स्टेट्स का वो
इस पूरे रीजन को किसी ज़माने में फ़लस्तीन बोला जाता था, लेकिन फ़लस्तीन नाम की कोई कंट्री नहीं होती थी। तो इज़राइल नाम की एक कंट्री बनी थी, मगर फ़लस्तीन नाम की कोई कंट्री कभी नहीं बनी थी। तो जॉर्डन वाज अ नेचुरल एक्सटेंशन, जो फ़लस्तीनियन थे, जो इस जगह के जॉर्डेनियन थे, उनको फ़लस्तीनियन बोलते थे। तो ये गए, दूसरी तरफ भी अपने ही लोग थे। शुरू में अच्छी दोस्ती रही, फिर धीरे धीरे जैसे इन्होंने लेबनान में किया था, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ये जब जॉर्डन में पहुंचे। अच्छा, बाय द वे, इनको फ़लस्तीनियंस को इस पूरे एरिया में, जो वेस्टर्न साइड ऑफ अरब वर्ल्ड है, वेस्ट एशिया अगर आप बोलोगे, जिसमें मेडिटेरेनियन की तरफ की जो कंट्री है, यहाँ पे इनको इस जगह पे इन सारे लोगों को पनौती बीमारी इस तरह से अरबिक में बोला जाता है, क्योंकि ये जहाँ गए हैं वो देश खत्म हुए। ओके। जहाँ पर ये गए वो देश खत्म हुए। इन्होंने जॉर्डन को बर्बाद कर दिया। ये लेबनान गए, लेबनान आज तक उबर नहीं पाया, आज तक एक फेल्ड स्टेट है। सीरिया में गए, वहाँ लड़ाई डाली, इजिप्ट में गए, वहाँ लड़ाई डाली, ईरान ने इनको सपोर्ट करने की कोशिश की, ईरान आज ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये जहाँ जाते हैं इनकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये जॉर्डन में उस टाइम पे गए थे। जब ये जॉर्डन गए तो वहाँ पे भी इन्होंने पहला तो फ़ौजों के साथ दोस्ती कर ली कुछ हद तक, फिर ये फ़ौज से भी ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठ गए। एक ही सड़क पे इनकी फ़ौज भी बैठी हुई है और फ़लस्तीनियन भी बैठे हुए हैं, PLO वाले भी बैठे हैं, चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये इतने स्ट्रांग होते चले गए कि फ़लस्तीन के जो मिनिस्टर्स थे उनको इन्होंने अपने साथ ले लिया, पॉपुलेशन को अपने साथ ले लिया। दूसरा, एक रोमांटिसिज्म भी होता है कि ये फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, तो जो लोकल पॉपुलेशन थी वो इनको प्यार करने लगी। और अचानक पूरा मसौदा तैयार होने लगा कि हम यहाँ पे कू कैसे करेंगे। तो फ़लस्तीनियंस कू करना चाहते थे जॉर्डन में, किंग ऑफ जॉर्डन के खिलाफ, किंग हुसैन के खिलाफ एक कू करना चाहते थे, जिसकी भनक जॉर्डन को लग गई। लेकिन जॉर्डन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इनके साथ लड़ सके। और दूसरा, उन्हें ये भरोसा भी नहीं था कि कल अगर हम लड़ाई कर देते हैं तो क्या मेरी फौजें मेरे साथ लॉयल रहेंगी या इनके साथ मिल जाएंगी। वो डर भी था, क्योंकि काफ़ी हद तक जो फौज थी वो फ़लस्तीनियंस के साथ मिल गई थी। पॉपुलेशन तो सेम ही थी ना एंड ऑफ द डे। उस टाइम पे इनको सलाह मिलती है एक थोड़ा दूर के देश, वो दूर का देश था पाकिस्तान। और पाकिस्तान में उस समय एक ब्रिगेडियर होता था जो बाद में जाके उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा और बाद में जाके पाकिस्तान का डिक्टेटर बनेगा। और वो आदमी बनेगा जिसने आज की तारीख में ये जो भारत के लिए प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं सारी की सारी, उन सब को शुरू करने वाला जो आदमी था वो जनरल ज़ियाउल हक। उस टाइम पे वो ब्रिगेडियर होता था। वो अपनी एक ब्रिगेड लेके यहाँ आया और उन्होंने इन फ़लस्तीनियंस को मारा काटा है। तब जाके ये भागे हैं लेबनान। इन सबको भगाया है, मार मार के भगाया है। सो दैट इज़ दी पाकिस्तानी कनेक्ट। तो जब भी आप किसी पाकिस्तानी को बोलते सुने मेरा फ़लस्तीनी भाई, मेरा फ़लस्तीनी भाई, बकवास, सब बंकम है। इनके सियासतदानों ने फ़लस्तीनियों को काटा है, इनकी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को काटा है। तो ये तो दुनिया के आखिरी लोग हैं जो ये बोले कि हमारा उम्मा, हमारा भाई, हमारा मुसलमान भाई। बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने जब अपनी पॉलिटिक्स देखी, जब जहाँ पे देखा कि अच्छा, क्योंकि किंग ऑफ जॉर्डन पैसे वाला आदमी था, ये वहाँ पे भी ये काम करके गए, मर्सनरी फोर्स की तरह गए, पैसा कमाया, वापस आए। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है फ़लस्तीन के साथ, जो आज की दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मुसलमान वर्ल्ड का खैरख्वाह हूँ, मैं पीस का पुजारी हूँ, सारी दुनिया में शांति मैं लेके आऊँगा। ये शांति दी है इन्होंने दुनिया को, ये शांति दी है इन्होंने फ़लस्तीन वालों को। फ़लस्तीनियंस डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। पाकिस्तानी क्या बात कर रहे, बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान बैठेगा। जो फ़लस्तीनियंस इनको देखेंगे, जो पुराने वाले हैं, जो वेस्ट बैंक में भी हैं, से तुम। आई थिंक इजराइल खुद इसका विरोध कर रहा था जब बोर्ड ऑफ पीस पे पाकिस्तान को लाया था अमेरिका ने। मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुनाई दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आपको नीचे थोड़ा कुरेदना पड़ेगा। मेरी सोच ये कहती है कि अभी जितनी ये बातें निकल रही हैं, ख्वाजा आसिफ यहाँ से बोले कि इज़राइल ऐसा बुरा देश, ये देश, वो देश, वहाँ से पाकिस्तानी बोले कि तुमने इनको मारा, इनको सताया, ये सब पोस्चरिंग हो रही है।
क्योंकि पाकिस्तान अंदर ही अंदर एक चीज़ ये जानता है, देखिए जो भी सोल्यूशन निकलेगा, अगर किसी सोल्यूशन के लिए इजराइल हाँ करता है, यूएस हाँ करता है, तो वो बहुत ज़्यादा ईरान के फेवर में नहीं निकलेगा। ये रिजीम भी चेंज होगी। रिजीम से मेरा मतलब है सोच। वो खमैनी तो वैसे भी गए, मगर जो सोच है ये भी बदलेगी। नए नेता आएंगे ईरान में भी, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो लोग हैं आज की तारीख में, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। किस चीज़ का गुस्सा भगवान जाने। अगर इनको अपने फ़ौजों का इतिहास पता होता तो शायद इनको इतना गुस्सा नहीं होता, मगर इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पढ़ाया ही नहीं गया, इन्हें बताया ही नहीं गया। जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी फ़ौज ने फ़लस्तीनियंस के साथ क्या किया है, तो तुम्हें मालूम ही नहीं होगा। तुम आज की तारीख में फ़िलिस्तीनी, अरे फ़िलिस्तीनियों के साथ ये कर दिया, फ़िलिस्तीनियों के साथ वो कर दिया। तुमने किया यार, उनसे पहले तुमने किया जाके। अब इस तरह की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ऐसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो आपको उनको धीरे धीरे कुछ मैसेजेस देते रहने पड़ेंगे। वो काम अब ये कर रहे हैं। ये जो ख्वाजा बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ जो बोल रहा है बार बार, वो यही बोल रहा है। इसी तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है जिससे इनकी अपनी पॉपुलेशन को ऐसा लगता रहे कि यार हम तो सब कुछ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कर रहे हैं। तो ये पोस्चरिंग है। ये वो बातें बोली जा रही हैं जो दुनिया सुनना चाहती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इजराइल और पाकिस्तान की बातें नहीं चल रही? नहीं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू स्लाइट बिट ऑफ अ, जो मेरी सोच इसमें पूरे में कहती है वो ये है कि अब शायद हमें मतलब हिंदुस्तान को इजराइल की हर एक्शन, जो कुछ भी इजराइल करता है, हर छोटे छोटे कदम को हमारे को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि अब इजराइल एक ऐसी स्टेज में है कि इवेंचुअली पूरे के पूरे गल्फ और अरब वर्ल्ड के साथ इजराइल का एक बेहतर रिलेशन बनने वाला है। सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई आपने देख ही लिया। जितना अमेरिका ने मदद किया है उनको, शायद उतना ही इजराइल ने भी मदद किया है। आने वाले टाइम में उनकी सिक्योरिटी ब्रॉडली आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी इजराइल के हाथ में रहेगी। नया चौधरी इन सब के लिए इजराइल है। अगर इन सब के साथ इजराइल की दोस्ती होती है और कहीं ना कहीं से पाकिस्तान भी कूद के आ जाता है पूरे गेम में, और अमेरिका के साथ अगर इंडिया की आज की तारीख में इतनी अच्छी ना पट रही हो और इस पूरे सोल्यूशन में अमेरिका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, तो क्या आप यकीन कर सकते हैं इजराइल के ऊपर? बिल्कुल नहीं। बहुत खुल के मैं बोल रहा हूँ, इजराइल हमारा दोस्त है। ऑप सिंदूर में हमारे को किस किस तरह का सपोर्ट मिला, मैं सारी की सारी चीज़ें सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए फिर भी ये बोल रहा हूँ कि इजराइल का नया रोल जो मिडल ईस्ट में होने वाला है, गल्फ कंट्रीज़ में होने वाला है, अरब वर्ल्ड में होने वाला है, उनकी कंपल्शंस ऐसी हो जाएंगी जो हमारे खिलाफ जा सकती हैं। तो इजराइल और इंडिया की दोस्ती में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। एक नेचर हमारी दोस्ती में बदलेगा। क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर आपकी उन लोगों के साथ दोस्ती हो रही है जिनके खिलाफ आप हमेशा से लड़ते आए हैं और जिनके खिलाफ इंडिया चाहे चुपके चुपके आपको सपोर्ट करता आ रहा था, अब आपके लिए मेन वो हैं, तो शायद हमें आप थोड़ा सा बैक साइड, थोड़ा सा हमें अब बैकफुट की तरफ लेके जाओगे। मेरी रीडिंग ये है। बट आई कम बैक टू इजराइल। उसके पहले क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे और हम ये इस्लामाबाद अकॉर्ड्स वगैरह जो भी ये कहते हैं पीस टॉक्स के लिए जो बातें हो रही है उसके बारे में बात कर रहे थे। 31 मार्च को इसददार जो इनके एक सीनियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, ये चाइना जाते हैं एंड चाइना से किसी तरह का मैसेज लेके आते हैं। जो पीस टॉक्स हो रहे हैं ये पाकिस्तान करवा रहा है या चाइना करवा रहा है? नहीं, पाकिस्तान, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान मैसेंजर है, पाकिस्तान हरकार है। गेम पीछे से बहुत सारी कंट्रीज़ का चल रहा है और सारी की सारी कंट्रीज़ इंटरट्वाइंड है। चाइना भी इसमें इंटरट्वाइंड है। वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, सैटेलाइट रिपोजिशनिंग हुई है। आपने वो भी सुना होगा जो पाकिस्तान, जो चाइना के प्लेन्स लैंड हुए थे ईरान में जस्ट बिफोर द वॉर ब्रोक आउट। रशिया इन्वॉल्व है, रशिया ने मदद करी है। ये सारी की सारी, टर्की बहुत इन्फ्लुएंशियल तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। राइट। तो ये सारी की सारी, देखिए, इजराइल डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर यकीन कर ही नहीं सकता और पाकिस्तान का इतना हेफ्ट नहीं है। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल हो सकता है कि किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? पाकिस्तान एक जगह मुहैया करवा सकता है। एक बार ओमान ने करवा दिया था,
इस लड़ाई जिस दिन आयतुल्लाह खमेनी को मारा गया, उससे एक रात पहले तो उमाद से समझौते की खबर आई थी कि हाँ भाई सारी बातें हो गई हैं, कल समझौता हो जाएगा। इनको मौका मिल गया, इन्होंने वो चांस ले लिया। 49 पीपल, एंटायर लीडरशिप वाइप्ड आउट। वो मौका मिल गया तो इन्होंने ले लिया, मगर बात तो हो ही गई थी। अब ओमान का कितना हेफ्ट है? अगर ओमान में कोई मीटिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ओमान करवा रहा है, जो बाकी प्लेयर्स हैं। ईरान का और यूएस का डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, आज से नहीं, सालों साल से नहीं, लेकिन इवेंचुअली बैक चैनल्स में बातें चल रही हैं। पाकिस्तान को आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रांट मत करिए। पाकिस्तान शायद अपनी जगह मुहैया करवा रहा है। ये भी हो सकता है कि कल आप इनको इस्लामाबाद अकॉर्ड्स बोलो, वो भी हो सकता है। और उसका कारण ये है कि अगर ईरान से किसी ने फ्लाई करना है या किसी के आना है, जैसे इनका स्पीकर फ्लाई करके गया था, वो भी रूमर्स काफ़ी आई हैं कि एयर स्पेस में इतना बिजी एयर स्पेस चल रहा था, हर जगह बॉम्ब्स, मिसाइल, रॉकेट्स उड़ रहे थे, मगर फिर भी एक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया। सो व्हाट इज़ दैट ईजीएस्ट प्लेस वेयर द स्पीकर, ईरान का स्पीकर अगर फ्लाई करके कहीं जा सकता है सबसे ईजिली, वो पाकिस्तान है। राइट, वो गए वहाँ पे। और दूसरा, पाकिस्तान आज की तारीख में एक बहुत ही पिक्यूलियर पोजीशन में है, जहाँ पे वो चाइना और अमेरिका दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, और दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री बेसिस हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत ही पिक्यूलियर, ये बहुत ज़्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ये चल रहा है। और इससे अगेन एक और ऐतिहासिक चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका और चाइना को, दोनों को इकट्ठा करने वाला, साथ लाने वाला पाकिस्तान है। ये काम ये पहले भी कर चुके हैं। यस, क्योंकि चाइना वॉज ए कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री होता था, लेकिन चाइना यूएसएसआर के ऊपर यकीन नहीं करता था। यूएसएसआर के साथ इनकी खटास थी। और पहला बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री जो तोड़ के अमेरिका के साथ आया है, पहले अमेरिका और चाइना का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था क्योंकि कम्युनिस्ट थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन से मगर बातचीत नहीं थी। इन दोनों को रशिया से तोड़ के चाइना को अगर किसी ने मिलाया है अमेरिका के साथ, तो वो काम पाकिस्तान ने किया था। तो ये इनकी कह लीजिए दलाली की पुरानी कहानी है। लोकेशन अच्छी है इनकी, एक अच्छे रियल एस्टेट पे बैठे हुए, वो प्लॉट कटे हैं, तो इनका प्लॉट जो है हीरानंदानी जैसा निकला है। राइट। इनफैक्ट क्योंकि आपने इस वाली चीज़ के बारे में बात की जो चाइना वाला आप कह रहे थे, मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई थी दैट जब ये टॉक्स होने थे, जब चाइना और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान को ये बातचीत करानी थी, उस टाइम पे निक्सन और किसिंजर की वो जो जोड़ी थी, दे गो टू याया खान इन पाकिस्तान एंड वो याया खान से कहते हैं कि प्लीज़ ये हमारे लिए करा दीजिए। याया खान को अपने पाले में लाने के लिए निक्सन उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट लेके जाता है। अच्छा। वो गिफ्ट था एक आइसक्रीम जो उनके बेटे के लिए थी, याया खान के बेटे के लिए। एंड ये आइसक्रीम थी जो कि जब ये लोग स्पेस में गए थे अमेरिकन्स, तो अपने साथ जो आइसक्रीम ले गए थे, दे हैड ब्रॉट दैट बैक एंड ये उसके बेटे के लिए लेके जाते हैं। एंड क्योंकि याया खान को अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो पिघल गया वहाँ पे। एंड प्लस आइसक्रीम वही पिघली मगर बाप पिघल गया। चलो, इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, तो ठीक है। अब इन चीज़ों में देखिए अमेरिका भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, मगर ये रोल देखो पाकिस्तान पहले प्ले कर चुका है, तो और आज कर रहा है। सारी दुनिया हैरत की नज़र से देखती है कि चाइना और अमेरिका और इकट्ठे और एक ही देश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चल रहा है, और अमेरिका के F-16s भी वहीं पे पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि इन दोनों के बीच में राइवलरी चल रही है। तो बहुत सारे तार बहुत तरीक़ों से इकट्ठे जाके मिल जाते हैं। चाइना की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की तारीख में कि ये पूरा का पूरा एनर्जी रूट जो है ये एक तरह से खुलना शुरू हो। क्योंकि चाइना में हमेशा बोलता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए चाइना को तेल पीना है, कोयला खाना है, तभी इनकी इंडस्ट्री चल पाएगी। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यस, बट देन जब हम ईरान की बात करते हैं, आई थिंक आफ्टर 9/11 ईरान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने उस अटैक को कंडेम किया था। एंड इवन अफगानिस्तान वॉर में इन्होंने अमेरिका को बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है वहाँ पे। बट इट टर्न्स आउट कि अमेरिका इन्हें ही एक वो सेटनिक कुछ कमेंट किया था, ईविल कह दिया था। उसके बाद में उसी वक्त पे नॉर्थ कोरिया को भी कहा था बाय द वे अमेरिका ने, एंड नॉर्थ कोरिया गोज ऑन टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, वेयर एज ईरान ने फतवा जारी कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट, एंड प्रोबेबली दैट वाज देयर बिगेस्ट मिस्टेक।
कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम नहीं किया, और आज अगर आपके पास में वही न्यूक्लियर वेपन्स होते, ये शायद लड़ाई इतनी बड़ी होती ही नहीं। आपके अकॉर्डिंग उनकी गलती थी सबसे बड़ी? देखिए, खमेनी ही नहीं मगर खोमेनी न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे। यूक्रेन की भी आप ये गलती बोल सकते हैं कि जब यूएसएसआर का न्यूक्लियर आर्सेनल बट रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो थे वो रशिया को दे दिए, गिव अप कर दिया, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। तो हाँ, इन चीज़ों को गलती माना जा सकता है, लेकिन जिस हालत में खुमैनी को ईरान मिला था और जिस तरह के सैंक्शंस और जिस तरह के चैलेंजेस इनके ऊपर उस टाइम पे थे, उस सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखोगे तो सब कुछ बराबर बैठेगा, सब कुछ ठीक लगेगा आपको, क्योंकि इतने सैंक्शंस में इस कंट्री को सर्वाइव कर पाना उस टाइम के लिए बड़ा मुश्किल था। बाय द वे 60% जो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए भी अगर आप बोलते हैं कि 60% एनरिचमेंट तो ईरान हासिल कर चुका था। अभी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि 60 से 99% जितना जो 60 से 90% ले जाना जो है दैट इज़ ओनली 1% ऑफ द वर्क। तो मतलब 99% काम हो चुका था, आपको सिर्फ 1% बचा था। और ये जो 60% वाला काम है ये करीब 20-25 साल पहले से अचीव हो चुका था। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस वो तो अमेरिका की गिफ्ट थी। शाह के टाइम पे अमेरिका ऑलरेडी खुद वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स एस्टेब्लिश कर चुका था, तो न्यूक्लियर से इनका रिश्ता तो था, पहले से ही हो गया था। हालांकि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए था मगर अमेरिका ने ही दिया था। बाद में राजा बदल गया तो जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया। तो अगर हम उसको हटा भी देते हैं उसके बाद भी 60% एनरिचमेंट ऑफ 3 से 4% आपको चाहिए होता है सिविलियन यूज़ के लिए, 90% आपको चाहिए होता है मिलिट्री यूज़ के लिए। तो 60% तक ये पहुंच गए थे, लेकिन 60 से 90% तक जाने के लिए वर्क रिमेनिंग जो माना जाता है वो 1% माना जाता है, जो वो कभी भी अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए ये बार बार बोलते थे कि 14 दिन में हो जाएगा, 14 दिन में हो जाएगा, 25 दिन में हो जाएगा। वो हो सकता था, तो वहाँ इजराइल गलत नहीं है, राइट, वो हो सकता था। लेकिन फिर ये भी है कि 60% पे ये बहुत सालों से बैठे हुए थे, जानबूझकर ये वहाँ तक नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बार्गेनिंग के टाइम पे या इकोनॉमी को मेंटेन करने के हिसाब से, या कभी कभी सिर्फ इस डर से कि अगर इजराइल को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये यहाँ पहुँच गए हैं तो कल ही मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। ये सिचुएशन बहुत टाइम से ऐसी बैठी है कि अगर एक भी बार ऐसा इंडिकेशन मिल जाता कि ये पहुँच गए, ये कल बना लेंगे, तैयार कर देंगे, तो उससे पहले ही अटैक हो जाएगा। राइट। तो शायद उस अटैक को रोके रखने के लिए, और ये होता है ना कि आप बिल्कुल जैसे मुशर्रफ इस चीज़ का एक्सपर्ट था, ब्रिंक्समैनशिप का, वो करते हैं ना कि सामने से 2 गाड़ियाँ, वो क्या एक खेल होता है कि कौन अपनी गाड़ी का ड्रैग रेस नहीं, व्हाट इज इट, आई कैन रिमेंबर, बट हाँ मैं समझ गया हूँ। हाँ, आप लास्ट मोमेंट पे टर्न अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो, टर्न मार जाते हो। तो ये ब्रिंक्समैनशिप जो होती है ये पॉलिटिक्स में भी लोग ट्राई करते हैं कि कौन पहले पलक झपकता है, तो उन चीज़ों में कभी कभी ये बड़ी काम आती है। एंड आई थिंक उसी हिसाब से इन्होंने अपनी न्यूक्लियर पोजिशनिंग की थी। ऑन द हाइंडसाइट अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, हाँ, अगर आज की तारीख में इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो ये बात इतनी दूर तक नहीं जाती। लेकिन ये जो शैतान वाली बात है, ये इनको सेटन बोलते हैं, मगर छोटा शैतान और बड़ा शैतान ईरान इनको बोलता है। तो शैतान तो सारे हैं, एक शैतान नॉर्थ कोरिया वाला बैठा हुआ है, वो अपने अलग खेल खेलता रहता है, वो वेट कर रहा है कब मुझे बुलाएंगे खेलने का। नहीं, उसने भी बाय द वे अपनी मिसाइल्स टेस्ट करनी शुरू कर दी। तो क्योंकि मेरा एक और थॉट प्रोसेस है कि अब इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं अगर, और मैं बहुत स्ट्रांगली ये मानता हूँ, मैं बार बार लोगों के मुंह से यही सुन रहा हूँ कि ईरान ने अमेरिका को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, ये कर दिया, वो कर दिया, मगर जहाँ तक मेरी समझ कहती है ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है अमेरिका और इजराइल के अटैक्स ने। अगर आप किसी देश के 49 टॉप लीडरशिप निकाल दो, अगर 80 से 90% आप उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी ख़त्म कर दो, और उसके बाद भी आप ये बोलो कि ईरान जीत रहा है, नहीं, ईरान ठीक है अपने कुछ पत्ते खेल रहा है, बट ब्रॉडली ईरान की जो ताकत थी वो बहुत बुरी तरह से ऑलरेडी अमेरिका डिप्लीट कर चुका है। ईरान का सबसे बड़ा जो आज की तारीख में उनको हेल्प कर रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो एक रास्ता जो है, जो उन्होंने दुनिया का जहाँ पे जुगुलर वेन जो है वो पकड़ रखी है, वो एक बार और वो निकल जाएगा, वो धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा इनके। आप किसी भी किस्म का सीज़ फायर करेंगे, आप किसी भी किस्म का
और कोई समझौता अग्रीमेंट, एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर, ये सारा का सारा यूएस के ही फेवर में जाएगा। चाहे दुनिया कितना भी बोले ईरान के फेवर में जाएगा, ये यूएस के फेवर में जाएगा। बट हियर जो एक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ही आ रहा था कि क्योंकि उनके पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला वो पावर है, एंड आज सुबह ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इन्होंने जो माइंस वहाँ पे डाली है, इन्होंने माइंस ईरानियन वाटर्स में नहीं डाली है, इन्होंने माइंस डाली है इंटरनेशनल वाटर्स में। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो सीज फायर के टाइम पे भी खोलने में डिफिकल्टी अब आ रही है, वो ये है कि इन्होंने जो माइंस डाले हैं उन्हें मैप आउट भी नहीं किया, दे डोंट नो वेयर इट इज। हाँ, वो बहुत जल्दी डाली गई है। सो हाउ डू यू ओपन द स्ट्रेट नाउ? सी, कुछ पोर्शंस होते हैं, जब भी आप माइनफील्ड डालते हैं तो माइनफील्ड के मैप्स हमेशा तैयार किए जाते हैं कि ये यहाँ पे मैंने डाली है। एंड वही रीज़न था जब शुरू में इन्होंने इंडियन शिप्स, सबसे पहले इंडियन शिप्स ही आए थे, उनको एस्कॉर्ट किया था ईरानियन नेवी ने, बाहर से भी अंदर से भी हर जगह से। तो एक ब्रॉड लेवल तक आपको अंदाज़ा रहता है कि वो माइनफील्ड्स कहाँ हैं। लेकिन माइनफील्ड्स चाहे वो समुद्र की हों चाहे वो लैंड की हों, सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अकेली ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइनफील्ड्स हैं। अभी तक लेबनान जैसी कंट्रीज़ में, अभी तक यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ में, अभी तक अफ्रीका के ढेरों कंट्रीज़ में माइनफील्ड्स फट जाती हैं। हमारी जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे माइन्स लगी हुई थी वो फट जाती हैं अभी। जो 1947-48 की कश्मीर की माइन्स हैं वो भी फट जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम एक रहती है कि आपने जिस सोच से माइनफील्ड को लगाया, या फिर कभी कभी आपने जल्दी में लगाया, आप उसको सही से मैप आउट नहीं कर पाए, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जब आपको समय मिल जाता है तो आप उसका तोड़ ढूंढ लेते हो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। राइट। हाँ, वो ज़रूर है कि मैं ये इंटरेस्टिंग सुनता रहता हूँ कि उन्होंने ये रास्ता नहीं दिया, दूसरा रास्ता। एंड ऑफ द डे है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। चाहे आप बोलो कि मैं उसको हॉर्मूज की तरफ से नहीं लेके जा रहा, मैं इसको लद्दाख आइलैंड की तरफ से लेके जा रहा हूँ, लद्दाख कितना दूर है, उसी में तो रास्ता वही है। राइट। इन 5-6 कंट्रीज़ का जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है, जितना भी वापस जो शिप्स इनके लिए रसद, राशन, सामान जो इनके पास पहुंचता है, उसके लिए रास्ता, शिप रूट जो है, सी रूट जो है, वो वही स्ट्रेट है। और वो सबसे बड़ा एडवांटेज ईरान के लिए। अदरवाइज अगर आप मिलिटरीली बोलोगे, रिजीम वाइज बोलोगे, पॉलिटिकली बोलोगे, हर तरह से अमेरिका ने ईरान को बहुत अच्छे से कूटा है, बहुत अच्छे से कूटा है। नॉर्मल देश इतने में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का फ़ायदा। लेकिन आप अगर सिर्फ ये बोलें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतनी बड़ी एक कोई तोप चीज़ इनके हाथ में लगी हुई है जिसकी वजह से इनको ये कहा जाए कि ये जीत गए, वो हमारी गलती होगी। वो थोड़ा उसको आप बचकाना समझ के चलिए। बट देन ईरान के पास में एक और जो आई वोंट कॉल इट अ सुपर पावर बट डेफिनेटली एक एडेड एडवांटेज है, वो कैस्पियन सी का है ना। बिकॉज कैस्पियन सी अगेन इट इज़ सराउंडेड बाय आई थिंक अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, एक दो और कंट्रीज होगी शायद। और यहाँ पे किसी और देश की नेवी इज़ नॉट अलाउड। नाउ रशिया बहुत इजीली वहाँ से जो वेपन्स है वो ईरान को यहाँ पे सप्लाई कर सकता है। वहाँ पे रशिया कनेक्ट करता है चाइना से हथियार वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो हथियार तो रिप्लेनिश वापस से हो सकते हैं ना ईरान के। हथियार रिप्लेनिश हो सकते हैं, हो भी रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप रूट में ख़त्म कर सकते हो। जिस तरह की सैटेलाइट इमेजरी अभी यूएस के पास है, देखिए जो वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है वो तो पड़ा है। नई चीज़ें आना इतना आसान नहीं है। आप कह सकते हैं कि स्मगल होके आ गई, लेकिन कैस्पियन सी, एंड ऑफ द डे रशिया नहीं क्लेम कर सकता कि कैस्पियन सी पूरा का पूरा मेरे हाथ में है। और कैस्पियन सी के बाद भी आपको विद इन ईरान का बॉर्डर्स आपको काफ़ी ट्रैवल करना है। जो ईरान का अजरबैजान स्टेट का एक पार्ट ईरान के पास भी है, अगर आप उस रास्ते से भी आते हो, आप जोग्राफी का वो रूट भी लेते हो, वो भी एक्सपोज्ड है। सैटेलाइट्स को तो एक्सपोज्ड ही है। अगर रशिया के पास इतनी काबिलियत है आज की तारीख में कि जैसे ही लियोपोल्ड टैंक्स अगर जर्मनी से आ रहे हैं, या कुछ मिसाइल्स की एक खेप आई है जो यूक्रेन में लैंड करती है और उससे पहले ही रशिया बॉम्ब करके उन्हें वहीं ख़त्म कर देता है, क्रेट खुलने से पहले भी, तो अगर रशिया के पास वो इंटेलिजेंस पहुंच रही है तो अमेरिका के पास भी वो इंटेलिजेंस पहुंचेगी, ये भी पता लगेगा। तो जो मोटे हथियार हैं, जो बड़े हथियार हैं, उसको इस स्टेज पे इतना जल्दी में उसको रिप्लेनिश कर पाना वो मुश्किल होगा। और दूसरा, आपने उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो हैं वो भी बॉम्ब कर दी। आपने उनके स्टील प्लांट्स खत्म कर दिए कि चल तूने अपनी फैक्ट्री जो है जिसमें तू ड्रोन बना रहा है, ड्रोन आप जो बना रहे हो, जो आप
अपनी मिसाइल्स तैयार कर रहे हो, लॉन्चर्स तैयार कर रहे हो, वो आप अंडरग्राउंड ले गए, वो आपने बचा लिया अमेरिका से। मगर आप ये भूल गए कि स्टील प्लांट तो बाहर है। राइट। कंपोनेंट्स बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, स्टील चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, वो बाहर से आ रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं। ईरान की 70% ऑफ स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। वॉर अगर लंबा जाएगा, थोड़ा भी अगर लंबा जाता है तो हम कई बार ये बात बोल रहे हैं कि ईरान 20-30 हज़ार डॉलर की एक मिसाइल ड्रोन बना रहा है, शायद ड्रोन उड़ रहा है, उनकी 200 मिलियन की मिसाइल उड़ गई, 300 मिलियन का ये उड़ गया। आप वो देखिए ना, फर्क कितना पड़ रहा है। आपके पास तो वो 20,000 वाली मिसाइल ड्रोन के पैसे भी नहीं बचे। कहाँ है आपके पास? प्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और जब इस तरह की लड़ाई चल रही हो तो आपके बंदे भी खत्म हो चुके हैं जो उसमें जाके काम करेंगे। सो बहुत जब आपका फैक्ट्री आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट पूरा का पूरा अंडर चैलेंज है, तो आप कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे? राइट। अंदर इंटरनली आप प्रोड्यूस कर नहीं सकते। स्मगलिंग रूट से आप कोई बहुत बड़ा ऐसा हथियार नहीं लेके आ सकते कि, और इस तरह के हथियार जब ट्रैवल करते हैं, आप इमेजिन करिए कितनी पूरे के पूरे कॉन्वॉयज के कॉन्वॉयज आएंगे, तब जाके आप ये जो चीज़ें इन्होंने तैयार की हैं, इन्होंने दशकों में तैयार की हैं। 10-10, 20-20 साल लगे हैं इनको तैयार करने में, और वो अच्छी खासी ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ इस्तेमाल में नहीं हो गई, 80 से 90% तो आपने पहले 10 दिन में ख़त्म कर दी। तो इनकी कैपेसिटी इतनी, दुश्मन भी इस चीज़ पर नज़र रखता है ना। जैसे वो क्लिंट ईस्टवुड की मूवी होती थी डर्टी हैरी, जिसमें बंदूक लगा के बोलता है, नाउ आई नो यू आर वंडरिंग वेदर आई हैव फायर्ड 5 or 6। तो वो भी गिन रहे हैं कि 5 फायर हो गई हैं, 6 फायर हो गए हैं। उन्हें भी मालूम है कि इनकी कैपेसिटी अभी डिप्लीटेड है। राइट। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, सब इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। एंड व्हाट अबाउट द गल्फ कंट्रीज? क्योंकि अब तक तो हमने ये देखा नहीं है कि गल्फ कंट्रीज ऑफेंसिव पे गई हो। अब तक तो दे हैव बीन वेरी डिफेंसिव। एंड इसके बाद में आगे क्या होगा? बिकॉज बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि यूक्रेन इज नाउ सप्लाइंग देम विथ एंटी ड्रोन मिसाइल्स एंड एवरीथिंग, जो पूरा सिस्टम होता है वो सप्लाई कर रहा है। सो अगर ये वॉर लंबा चलता है, गल्फ कंट्रीज किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं? देखिए, ओवरऑल अभी ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जो हैवी बम्बार्डमेंट करना था, जो आप हैवी करना चाहते थे, वो आप कर चुके हैं। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने वाला काम था, जो आपको लगता था ये इंपॉर्टेंट जगह है, वो सारी की सारी आप बराबर कर चुके हो। अब आप ये बोल रहे हो कि अगर सारी दुनिया, अगर ये कंटिन्यू करेंगे चीपर वेपनरी के साथ मेरे को एंगेज करना, तो मैं चीप का जवाब चीप से देके इनको कंटेन करके रखूं। क्योंकि आप भी अपनी महंगी चीज़ें एक ही बार में डिप्लीट करना नहीं चाहते, स्पेशली तब जब आपके पास रिप्लेनिशमेंट, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है कि रिप्लेनिशमेंट में टाइम कितना लगेगा। जो बहरीन में जो रडार इनका ANHPR जो उड़ा है, बात ये नहीं है कि उसमें पैसा कितना लगेगा, ठीक है 1.2 बिलियन गया उसका, लेकिन उसको रिप्लेनिश करने में आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा, क्योंकि वो है नहीं दूसरा आपके पास। अब आप ANSPS 2 वो भी उड़ गए हैं, तीसरा आपने कहाँ से निकाला? आपने यूक्रेन से हटाया, मगर साउथ कोरिया में जो था वो नहीं हटाया, क्योंकि अगर आप साउथ कोरिया से हटाते हो तो वहाँ पे आप चाइना के सामने कुछ नंगा छोड़ रहे हो। करेक्ट। तो अब आप एक कंटेनमेंट का वॉर लड़ रहे हो कि तू सस्ता है तो मैं भी सस्ता हूँ, मैं भी सस्ती चीज़ें तैयार करूँ। वो सस्ता उनको दे रहा है यूक्रेन, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वो निकाल चुके हैं। सो दिस इज जस्ट अनदर फेज ऑफ वॉर वेयर यू आर ट्राइंग टू सेव योर कॉस्ट्स एंड अपने रिसोर्सेज, जो आपके बेहतरीन वाले रिसोर्सेज हैं। पेट्रियट है, मैं नहीं करता इस टाइम पे इस्तेमाल। अगर मेरे को एक बड़ा हेरॉन ड्रोन मेरा मारा जाता है, मैं करता रहूँगा आपके पास छोटी मिसाइल्स के साथ। तो छोटी क्या, मैं छोटे से भी छोटा शाहिद का कंपैटिबल ड्रोन वो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यूज़ भी कर रहे हैं वहाँ, वो कर रहे हैं। दूसरा आपका सवाल ये था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, GCC कंट्रीज़ जो है खासतौर से, वो इसमें इन्वॉल्व होंगे या वो नहीं होंगे। वो अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे छोटी चीज़ों से, बट एंड ऑफ द डे उनके पास ऐसी पॉपुलेशन नहीं है। और दूसरा, वो एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाना नहीं चाहते। जैसे ही आप उनके ऊपर अटैक करते हो, एक अंग्रेजी की टर्म है जो इस पूरे गेम में बिल्कुल अब्यूज हो गई है। जब भी कोई फौजें लड़ती हैं, जब भी कोई लड़ाइयाँ होती हैं, खासतौर से जिनेवा कन्वेंशंस के बाद में, जब आप वॉर क्राइम्स वगैरह की बात करते हैं, तो एक टर्म यूज की जाती थी, लेजिटिमेट टारगेट। वो लेजिटिमेट टारगेट की डेफिनेशन जो है, वो सबसे ज्यादा अब्यूज्ड
डेफिनेशन हो गई है आज की तारीख में, बदल गई है, पूरी तरह से बदल गई है। जब हमास के ऊपर इसराइल ने अटैक करना शुरू किया, कहाँ पे अटैक कर रहे थे? हॉस्पिटल्स। क्या कहना था इसराइल का? इसराइल बोलता था कि अगर इसने अपने हॉस्पिटल के नीचे अपना बेस बनाया हुआ है, अगर याह्या सिनवार का बंकर ही उसके नीचे है, तो मेरे पास क्या तरीका है इसके अलावा कि मैं हॉस्पिटल को बॉम्ब करूं? तो अपने लेजिटिमेट टारगेट जो था उसको चेंज कर दिया। सिविलियन इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप उसको स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप बोल रहे हो कि वो उसी में बैठे हुए हैं या वो वहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये करते हैं लोग। मैं आपको अपना यूनाइटेड नेशंस का बता देता हूँ। जब मैं यूनिफिल में पीस कीपर हुआ करता था, हिजबुल्लाह की एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। ये जब भी इनको इसराइल के अंदर क्रॉस करना होता था या इसराइल के ऊपर अटैक करना होता था, ये हमारी पोस्ट्स के आसपास आके बैठते थे, वहाँ पे छुप के बैठ जाएंगे और वहाँ से फायर करेंगे। रीज़न सिंपल था कि यूनाइटेड नेशंस की पोस्ट के ऊपर इसराइल अटैक नहीं करेगा, तो मैं जितना सट के बैठूं यूएन की पोस्ट से उतना मुझे फ़ायदा है। उस चक्कर में कभी कभी कैजुअलिटीज़ हो भी जाती हैं। इंडोनेशियन सोल्जर्स मर गए यूनिफिल के, अभी पहले आयरिश मर चुके हैं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या होता था? कारण ये होता था कि हिजबुल्लाह की ये टैक्टिक्स है कि वो यूएन पोस्ट के पास से जाके अटैक करेंगे। तो आपको उसका तोड़ कहीं ना कहीं तो निकालना है ना। तो आपने अपना लेजिटिमेट टारगेट का डेफिनेशन बदल दिया। अगर आप यूएन की पोस्ट के पास से बैठ के अटैक करोगे तो भी मैं रिटेलिएटरी फायर करूंगा। अगर आप जो पहला साल्वो फायर गया था ईरान के ऊपर, उसमें 140 से 160 बच्चियां मरी, was it a legitimate target? Will it come under the definition of war crimes? Yes. From a Geneva Convention point of view, yes, it will. आएगा, आना चाहिए। लेकिन अगर इजराइल टर्न्स अराउंड एंड सेज उसी के नीचे बंकर था, तो मैं किसकी गलती पहले मारूं? बट देन अगर आप एक स्कूल को टारगेट कर रहे हो जहाँ पे आपको, अब ऑफ कोर्स जिसने ये इंटेल दिया होगा आपको कि इसके नीचे बंकर है या न्यूक्लियर वेपन्स है, कुछ भी हो सकता है, जिसने आपको ये इंटेल दिया होगा उसने आपको ये भी बताया होगा कि वो एक स्कूल है, वो probably you could have hit it at night जब वहां पे कोई है नहीं। जिस समय इन सारी इंटेल्स की टाइमिंग भी होती है, हर चीज की एक टाइमिंग होती है, वो आपकी स्ट्रेटेजिकली प्लान होगी। मेरा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा सवाल ये है कि बड़ा गुनहगार कौन? वो जिसने उस हॉस्पिटल को बॉम्ब किया या वो जिसने अपने बच्चे ऊपर बिठाए और नीचे अपना बंकर बनाया? बड़ा गुनहगार कौन? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, और ये सारे दुनिया को पूछना पड़ेगा कि बड़ा गुनहगार कौन। अब ऐसा नहीं है कि ईरान ने इन काइंड रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और पहले बॉम्ब मारने शुरू किए दुबई में, फिर सऊदी में, फिर बहरेन में, फिर कतर में, ओमान तक में, जो सीज फायर के लिए जो समझौता करवा रहा था वहां तक मारे, अचानक आपने लेजिटिमेट टारगेट बदल दिया। इन्होंने तो आपके ऊपर अटैक नहीं किया था, और ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ईरान इनके ऊपर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि 1 साल पहले भी आपकी इनके साथ लड़ाई हुई थी। उस टाइम पे सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में सारी बॉम्बार्डमेंट जो हुई, मिसाइल्स गई, मैं 2024 की बात 25 की बात कर रहा हूँ, तब भी तो हुआ, 4 महीने पहले ही हुआ था। लेकिन उस टाइम पे यूएई के ऊपर अटैक नहीं हुआ। इस बार हुआ क्योंकि आपने डैमेजेस बहुत ज़्यादा लिए, आपने फिर से अपने लेजिटिमेट टारगेट चेंज कर दिए। फिर दुबई में आपने बॉम्ब्स कहाँ मारे? होटल के ऊपर। व्हाट वाज द रीजन गिवन? क्या कारण दिया आपने कि मैंने होटल के ऊपर बॉम्ब किया है? आर्मी वाले वहां पे रह रहे थे। नहीं, आपने कहाँ बॉम्ब्स मारे? आपने बॉम्ब्स मारे अमेजोन की फैसिलिटी के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट की फैसिलिटी के ऊपर, क्योंकि आप एक दूसरी चीज बोल रहे थे, कंप्लीटली डिफरेंट चीज बोल रहे थे। आपने बोला कि अगर आपकी सैटेलाइट हवा में उड़ रही है, आपके फाइबर केबल बिछे हुए हैं, आपने केबल नेटवर्क दिया है जो आपको मिली सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उस इंफॉर्मेशन में मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी है, मेरी मिलिट्री इंफॉर्मेशन भी है, मेरी लोकेशनल इंफॉर्मेशन भी है, वो सारी की सारी अगर अमेजोन के किसी बेस से आ रही है या फिर अमेजोन के लिए जो केबलिंग जा रही है उससे आ रही है, उनका कहना यह है कि भैया एलॉन मस्क की सैटेलाइट जो है, और सैटेलाइट से जो जहां पे भी बेस आया, बेस से ट्रांसपॉन्ड हुआ, अगर ये सारी की सारी चीजें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मैप्स, अगर ये सारे के सारे इनको किसी भी तरह से, चाहे आप इनको एक सिविलियन जामा पहना दो, एक फसाड दे दो कि सिविलियन है, लेकिन अगर ये मिलिटरीली इनको हेल्प कर रहे हो और वो मिलिटरीली मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो ये लेजिटिमेट टारगेट है। और अगर ये अमेजोन का बंदा एक दुबई के होटल में 3rd फ्लोर पे रह रहा है, तो मेरे लिए वो टारगेट है।
ये रीजन दिया इसराइल ने, ईरान ने। ईरान का रीजन ये है, और आपने अचानक लेजिटिमेट टारगेट को बदल दिया। तो आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मार रहे हो क्योंकि आप कह रहे हो ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो मुझे मार रहा है। बात लॉजिकल, राइट। अब या तो अमेरिका बोले कि नहीं मैं नहीं यूज करूंगा एलॉन मस्क, नहीं मैं नहीं यूज करूंगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए या फिर गूगल की लोकेशनल सैटेलाइट्स जो यूज हो रही हैं, वो आप यूज कर रहे हो ना, तो ईरान गलत नहीं है अगर वो बोलता है कि मेरा लेजिटिमेट टारगेट बदल गया। और आप चाहे अपने आप को एक टेक्नीशियन बोलो कि मैं तो भैया सिर्फ गूगल मैप्स में पोजीशंस भर रहा था, लेकिन अगर वो पोजीशन आप तेहरान के किसी कोने की कर रहे थे और वहाँ पे आप इंटेल फिल कर रहे थे, तो आप लेजिटिमेट टारगेट हो गए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सबसे ज़्यादा अब्यूज टर्म जो है वो लेजिटिमेट टारगेट होगी। राइट। ऑक्यूपेशन, ये भी एक टर्म है, ऑक्यूपेशन, जो अब सारी दुनिया पूछ रही है। क्योंकि आप कभी भी किसी अरबी से बात करो, सबसे पहले यही बोलेंगे इजराइल ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन। यार चलिए इजराइल ऑक्यूपेशन है, पाकिस्तान क्या है? कल अगर मैं वापस जाके बोलूं कि यहां पे तो कभी थे ही नहीं मुसलमान, ये तो बाद में आए। पूरा का पूरा अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, ये सारे के सारे कंट्रीज जो है यहाँ पे बेबर पॉपुलेशन हुआ करती थी, अफ्रीकन जो नेटिव अफ्रीकन पॉपुलेशन होती थी, वो सारे के सारे जब ये कॉन्क्वेस्ट हुए उन सब में ये पॉपुलेशन बदल गई। लीबिया का जो राजा था मोहम्मद गद्दाफी, बेडुइन था। बेडुइन कहाँ मिलते हैं? सऊदी अरेबिया में मिलते हैं, आपको अरब में मिलते हैं। वो वहाँ क्या कर रहा था? तो क्या लीबिया ऑक्यूपेशन नहीं हुआ? क्या अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान, सूडान में जो लड़ रहे हैं, जो आपका आरएसएफ का चीफ है, अरब है। उनका मिलिट्री, दूसरी साइड जो मिलिट्री वाला है वो भी अरब है। वो ऑक्यूपेशन नहीं है। तो आप इस एक छोटे कंट्री को निशाना बना के आप हर बार बोल देते हो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ऑक्यूपाइंग फोर्सेस। अगर पाकिस्तान और इजराइल सेम साल में बने, सेम लोगों ने, उन्हीं अंग्रेज़ों ने इसमें साइन किया, उन्हीं अंग्रेज़ों ने इसमें साइन किया। अगर आपको पाकिस्तान हजम है, आपने पाकिस्तान हजम करके डकार भी नहीं मारी, तो वहाँ इतना क्यों परेशान हो रहे हो? वहाँ इतना पेट में मरोड़ क्यों पड़ रही है? उसे भी मानो ना आप। तो ये ऑक्यूपेशन जो टर्म है, इसको भी थोड़ा रीडिफाइन करो, करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अंग्रेजी के साथ भी बड़े सारे खेल चल रहे हैं। राइट। बट देन इन सभी चीज़ों में इजराइल की गोल, मिलिट्री गोल्स क्या है इस वक्त? बिकॉज 24 घंटे जो सीज फायर डिक्लेयर किया था, उसके 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए, उसके पहले उन्होंने लेबनान पे 10 मिनट में 100 हिट्स कर दिए एंड वो सीज फायर गया। आप ईरान तक लड़ने के लिए चले गए, ईरान के ऊपर आपने इतना बड़ा अटैक करवाया और उसके बाद अपने ऊपर इतना बड़ा अटैक सहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हिजबुल्ला जो बिल्कुल आपसे सट के बैठा हुआ है, हमास जो आपके अंदर बैठा हुआ है, क्या आप इनको छोड़ दोगे? क्यों लड़ी इतनी बड़ी लड़ाई? अगर ये दोनों फिर भी जिंदा रह गए तो आपने इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ी? सबसे बड़ा और सबसे पहला गोल इजराइल का ईरान नहीं था, वो ये दो थे कि सबसे पहले मैं अपने आप को तो सिक्योर करूं। अगर मुझे अपने आप को सिक्योर करना है तो सबसे पहले तो मुझे हिजबुल्ला को पीछे करना था, जो कि इन्होंने काफी हद तक कर दिया था। जिस तरह से, क्या शानदार मिलिट्री ऑपरेशन है जिस तरह से आपने नसरल्ला को, और मैं ये नहीं साउंड करना चाहता कि मैं प्रो इजराइल हूं, मैं बस मिलिटरीली बात कर रहा हूं। द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे यूज, द काइंड ऑफ ट्रिक्स दे यूज्ड, कि 5-5, 7 साल पहले जाके आप पहले हिजबुल्ला की लीडरशिप को कन्विंस कर रहे हो कि यार मोबाइल यूज़ मत करो, पेजर यूज़ करो, इसमें तो तुम पकड़े जाओगे। वो अगले पेजर पे चले गए, फिर आपने एक पेजर की कंपनी बनाई, अपनी इक्विपमेंट उनको दिया। कितनी लंबी सोच, और उसको किस टाइम पे यूज़ किया। राइट। इवन जो अभी उन्होंने किया ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस, जूम कॉल के ऊपर कुछ वो 100 लोग बैठे थे, वहीं से लोकेशन पता कर ली, 10 मिनट में सब उड़ा दिए। तो हाँ, तो ये अब सवाल सारा का सारा ये आता है कि इतना मैं लड़ने के बाद भी इनको छोड़ दूं? इजराइल ये पूरा का पूरा लड़ेगा और वंस एंड फॉर ऑल इन दोनों चीजों का, कम से कम सीरिया खत्म हो चुका है, सीरिया का जो चैलेंज था वो खत्म हो चुका है, लेकिन हिजबुल्ला का चैलेंज अभी है। लिटानी वगैरह आप कुछ भी बोलते रहे, लेकिन वो चैलेंज है। और हमस जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, वो भी चैलेंज है। इजराइल अगर कोई समझौता होगा तो इन दोनों का समझौता भी होगा। बाय द वे, यूएन के रेजोल्यूशन से 1702 एंड आई थिंक 1554
जो बड़ा कैटेगोरिकली बोलते हैं हिजबुल्लाह इज टू डिसआर्म, लेबनीज आर्मी को हैंड ओवर करने इनको अपने हथियार और इनको पीछे हटना। ये मिलिट्री फोर्स नहीं रह सकती। हिजबुल्लाह इज सपोज्ड टू बी अ पॉलिटिकल फोर्स रिप्रेजेंटिंग शियाज इन लेबनन, लेकिन मिलिट्री फोर्स हिजबुल्लाह नहीं रह सकती। ये यूएन रेजोल्यूशंस हैं, साइन कर चुके हैं, इन्हीं लोगों ने साइन किए और पीछे चले गए, वापस मुड़ गए। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। 2000 में हुआ, 2004 में हुआ, 2006 में हुआ, 2024 में नसरल्लाह के मरने के बाद फिर इन्होंने सीज फायर साइन किया। तब भी इन्होंने बोला हम अपने हथियार वापस कर देंगे, 2 महीने का एक्सटेंशन मांगा, उसके बाद भी इन्होंने हथियार वापस नहीं किए। अभी भी आज की तारीख में भी इनके ऊपर यूएन के हिसाब से चले या वर्ल्ड बॉडीज के हिसाब से चले या इनके अपने साइन किए हुए दस्तावेजों के हिसाब से चले तो इनको अपने हथियार लेबनीज आर्मी को देने चाहिए, नहीं देते। तो अगर इजराइल के सर के ऊपर उनका दुश्मन बैठा हुआ है तो वो कैसे रुक जाएगा? और वो भी ऐसी स्थिति में जब इनका जो मेन चचा था उसको आपने अगर निपटा दिया है, तो आप उनके साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद, इतना नुकसान सहने के बाद इनको रहने दें। देखिए होता क्या है, जब आप टेबल पे बैठने जाते हो ना, जब भी कोई नेगोशिएशन होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड बार्गेनिंग चिप्स। राइट। हर पत्ते खेलने वाला अपने पत्ते यूं रखता है। वो पत्ते होते हैं कि कौन सा इक्का मैं किस टाइम पे निकालूंगा, कब फेंकूंगा, ये सारे के सारे आपके बार्गेनिंग चिप्स हैं। इजराइल के भी इजराइल के लिए इनके ऊपर वार करना बार्गेनिंग चिप है, ईरान के लिए इनको सामने करना बार्गेनिंग चिप है, उनके लिए भी बार्गेनिंग चिप है। हूथी चला दूंगा, हिजबुल्लाह चला दूंगा, हमास चला दूंगा, पाकिस्तान तू थोड़ा कम बोल, लीवा जेनेबियन चला दूंगा। ये सारे के सारे बार्गेनिंग चिप्स हैं जिनकी आप धमकियां देते रहते हो, मैं यूज़ कर दूंगा। अभी जो आप लैंग्वेज सुन रहे हो, ये पाकिस्तान की पूरी जो कहानी चल रही है, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स की कहानी जो चल रही है, ये सारे के सारे बार्गेनिंग है। ये लेवरेज देते हैं आपको कि मैं अपने पत्ते अब टेबल पे फेंकना शुरू कर रहा हूँ कि हाँ ये भी तंग कर, ये तुझे तंग कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलने दूंगा, मेरे को पता ही नहीं है मेरी 31 डिविजन्स कहाँ कहाँ पे बैठी हुई हैं, मुझे नहीं मालूम उनका राजा कहाँ पे है, वो मार देगा, मैं नहीं मारूंगा, वो मार देगा। ये सारी की सारी बार्गेनिंग चिप्स हैं, ये सारे के सारे पोस्चरिंग है। इस तरह से जब आप टेबल पे बैठोगे तो अगले को लगेगा कि हाँ इनके साथ सीरियसली बात करनी होगी, नहीं तो आप बात क्यों करोगे? अगर कोई ख़त्म हो जाए, अगर सद्दाम हुसैन नाली के अंदर से पकड़ा जाता है, गटर के अंदर से आप उसको निकाल के लाते हो, तो सद्दाम हुसैन की क्या पावर है? पावर तब है जब आप बोलो देख ये मेरा बंदा है, मैं नहीं भी हूं तो ये तेरे को मार डालेगा, ये हमस बैठा है ये तेरे को मार डालेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ये पोस्चरिंग है। राइट। आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि हम इसराइल की बात कर रहे थे एंड आपने मुझे एक नंबर बताया था ऑफ द कैमरा। आप पहले सोच रहे थे 1:4 वाला वो एक नंबर होगा, देन इट वेंट टू 1:10, देन इट वेंट टू बिज़ार, मतलब कैन यू टॉक अबाउट दैट? तो जब हम लेबनान में थे, इजराइल लेबनान बॉर्डर पे जब हम हुआ करते थे, तो एक हमारा काम ये भी होता था, इन चीज़ों पे ऑब्वियसली सारी फौजें नज़र रखती हैं, पीस कीपर्स खास तौर से हमारे को नज़र रखना होता है। एक अनरिटन फॉर्मूला था कि अगर आप इजराइल की एक कैजुअल्टी लोगे तो बदले में 4 ये आपके उड़ाएंगे। और इसका कन्वर्स फॉर्मूला ये था कि अगर आप एक इजराइल का जिंदा सिपाही वापस करोगे या फिर एक मरे हुए सिपाही की लाश भी दोगे, तो आप इजराइल की जेलों में से कम 50 आदमी छोड़ोगे, तब वो एक को वापस करेगा। जो फॉर्मूला अभी तक चल रहा है, जो लास्ट डेड बॉडी आई है इजरायली सोल्जर्स की जो कैप्चर किए गए थे, उसकी लास्ट डेड बॉडी के साथ भी आपने 50 बंदे वापस करे। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो पहले अलग होते थे, इस बार थोड़े बदल गए। तो हमारा अनरिटन फॉर्मूला ये होता था कि अगर तुमने अटैक किया है, अगर इजराइल की एक कैजुअल्टी हुई है तो दुश्मन की 4 होंगी। जब ये लड़ाई हुई थी तो मैं अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था और मैं बोल रहा था कि 1500 इन्होंने मारे, जैसे ही 6000 हो जाएंगे ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। आई वॉज एक्चुअली बेटिंग ऑन इट कि 6000 पे खत्म हो जाएगी, बिकॉज आई वॉज कन्विंस्ड, क्योंकि फॉर्मूला वही था, इक्वेशन जो थी वो यही थी। आपने बहुत सारे अरब कमेंटेटर्स को इमोशनली बोलते हैं, व्हाट इज योर फॉर्मूला, व्हाट इज योर फॉर्मूला, हाउ मेनी विल यू किल फॉर एवरी पैलेस्टीनियन, हाउ मेनी पैलेस्टीनियंस विल यू किल फॉर एवरी इजरायली सोल्जर। वो किस फॉर्मूले की बात कर रहे थे? वो इसी फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि एक के बदले में
कितने, पहले वो एक के बदले में 4 होता था, फिर एक सेकंड के लिए दुनिया को लगा यार एक के बदले में शायद 10 करके रुक जाएंगे, यानी 1500 के बदले 15,000। लेकिन आज अगर वो नंबर 70-75 पार कर गया है तो एक तो कोई इक्वेशन बची नहीं, आपने सारी इक्वेशंस क्रॉस कर दी, और दूसरी चीज वो ये बताता है कि अब कोई इक्वेशन मायने ही नहीं रखती। अब मैं इसको पूरी तरह से जड़ से खत्म करूंगा तब मैं हटूंगा, और ये कर सकते हैं। आज की तारीख में इनके पास इतनी लेवरेज है। हिजबुल्लाह वाले भी काफी हद तक, शिया जो है, मैं ये नहीं कहता हिजबुल्लाह वाले तो खैर जिसके हाथ में पावर है वो इतनी जल्दी पावर नहीं छोड़ेगा। जो बंदूक लेके घूम रहा है, जिसकी दादागिरी चल रही है उस बंदूक के नाम पे, वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो लेबनान का शिया है वो भी पक चुका है। वो भी, अगर आप अल जजीरा में इंटरव्यू आते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं यार हमें भी जीने दो। फेल्ड कंट्री है, फेल्ड इकॉनमी है उनके, क्या आई थिंक लीरा चलता है वहाँ पे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो अगर किसी चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है तो वो भी त्रस्त है, वो भी पक चुके हैं। तो ईरानी भी, लेबनीज भी जो हैं वो भी चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। तो कोई नुकसान नहीं है कि अगर वो ये सारी की सारी चीज़ें लेबनीज आर्मी को पकड़ा दें। लेकिन वहाँ पे हिजबुल्लाह का थोड़ा सा डर है। लेबनान दुनिया का शायद सबसे अजीब कंट्री हो। लेबनान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट हमेशा होगा क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर हमेशा होगा सुन्नी, आर्मी चीफ हमेशा होगा क्रिश्चियन, मैरोनाइट क्रिश्चियन, और पार्लियामेंट का स्पीकर हमेशा होगा शिया। तो ये इनका रिटन रूल है। तो अब उनको ये लगता है, और मेजॉरिटी लेबनीज आर्मी में, मतलब दुनिया की अकेली ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक हिजबुल्लाह नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दी लेबनीज आर्मी। लेबनीज आर्मी के पास वो हथियार नहीं है जो हिजबुल्लाह के पास है, तो लेबनीज आर्मी उनसे ऑब्वियसली लड़ ही नहीं सकती। अब बात जो होती है वो यही होती है कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं, वापस कर दो, तुम अपने हथियार वापस करो, हम तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। तो वो सोल्यूशन अगर कोई निकलेगा तो इजराइल वो सोल्यूशन लेगा। लिटानी क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई वापस आने वाला है, क्योंकि इजराइल कई बार साउथ लेबनान कैप्चर करके वापस आ चुका है। जितनी बार वापस आया है उससे ज़्यादा सिपाही इन्होंने गंवाए हैं उसको वापस कैप्चर करने में। इस बार नहीं आएगा, इतने आराम से नहीं। टेक्निकली लैंड नहीं छोड़ेगा, उसका मतलब ये है जो लिटानी तक वो चले जाएंगे वो नहीं छोड़ने वाला है। देखिए, अगर इजराइल वहाँ पे जाके बैठता है, ऐसा नहीं है कि लेबनान का इजराइल लैंड कैप्चर करता है। जैसे वेस्ट बैंक में आज की तारीख में जूस जो हैं, यहूदी दूसरी तरफ जाते हैं, उनकी ज़मीनें हड़पने की कोशिश करते हैं कि मैं सेटलमेंट बनाऊंगा। राइट। इजराइल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं सोचता हूँ कि इंडिया में भी होना चाहिए, हमें भी ज़रूरत है। चाइना भी आपके अगेंस्ट कर रहा है विलेजेस तैयार कर करके। जैसे जैसे आप अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाते जाते हो, जहाँ पे आपके अपने लोग जाकर बैठ गए वो जगह सिक्योर होती जाती है। आप पैरन छोड़ दो, खाली पहाड़ छोड़ दो, तो आपके साथ वो होगा जो आपके साथ लद्दाख में, अरुणाचल में होगा, खाली पड़ा है, अगला घुस गया आके बैठ गया। कारगिल में आपके साथ यही हुआ, खाली पड़ा था आके बैठ गया। चलिए वो इनहॉस्पिटेबल टेरेन हो गई, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन जगहों की जो फर्टाइल है। तो जो इजराइल वेस्ट बैंक में करता है या गाजा में कर रहा है, जहाँ पे ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है, और वो हड़प रहे हैं, लेट देयर बी नो टू वेज अबाउट इट, वो हड़प रहे हैं। लेकिन लेबनान में वो ऐसा नहीं करते। लेबनान में उनका आइडिया ज़मीन हड़पने का नहीं है। लेबनान में ये है कि मेरी सिक्योरिटी यहाँ से बनी रहे, मतलब बफर स्टेट रहे, बफर जोन रहे। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। पहले लिटानी रिवर बोलते थे, पहले बोलते थे कि लिटानी तक आप हमें बफर जोन दे दो, मगर वो तब की बात है जब हिजबुल्लाह के पास हथियार होते थे कत्यूशा, ATGM, 5 किलोमीटर की रेंज है आपकी। तो लिटानी जो है वो ईस्ट से वेस्ट तक जैसे ट्रैवल करते हैं, तो कहीं पे 4 किलोमीटर दूर है, कहीं 30 किलोमीटर दूर है, इस तरह से लिटानी चलती है। तो वो बोलते थे चलो हमारे को ये एक्सेप्टेबल है, इतना हम बफर मान लेते हैं, इस बफर के अंदर हमारे बंदे होंगे, या तो क्रिश्चियन मिलिशिया एक साउथ लेबनीज आर्मी होती थी, या तो ये होगा, या लेबनीज आर्मी होगी, या मैं खुद होऊंगा, लेकिन हिजबुल्लाह नहीं होगा। और हिजबुल्लाह यही कोशिश करता था कि मैं इसके अंदर आऊं और अंदर आके इजराइल के ऊपर अटैक करूं। जब वो इजराइल के अंदर अटैक कर रहे हैं तो उसके इम्प्लीकेशन आप समझिए क्या है।
2 इंडस्ट्रियल हब है इनके, एक किरियात शिमोना और दूसरा हाइफा। हाइफा लेबनीज बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यस। और अब आप हथियार देखिए हिजबुल्लाह के पास क्या है। अगर वो किसी भी कोने से लेबनान के हाइफा के ऊपर अटैक करना शुरू करता है तो हाइफा सिर्फ इंडस्ट्रियल हब नहीं है, हाइफा इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट जो है इजराइल का वो हाइफा है। तो उसके ऊपर हिजबुल्लाह की नजर रहे, हिजबुल्लाह की रेंज में वो रहे, आप कैसे अलाउ कर सकते हो? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। श्योर। अटैक कब हुए? जो इजरायली जो रेवलर से जो म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर हमस ने अटैक 7 अक्टूबर को अटैक हुए, उससे 1 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी। 1 महीना पहले क्या तैयार किया था आपने? सारी दुनिया के सामने एक कॉरिडोर रखा था जिसका नाम था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आईमैक। सिर्फ 1 महीना पहले, आई माइट बी रॉन्ग विद माय डेट्स बट मेरे हिसाब से सिर्फ 1 महीना पहले, और 1 महीने के अंदर ये अटैक्स हो जाते हैं। दाल में कुछ काला तो 1 महीने के अंदर अटैक्स हो जाते हैं। एक कंट्री नहीं हिलती, बहुत सारी कंट्रीज हिलती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे ट्रेड रूट को हिलाने की बात कर रहे हो जो दुनिया के वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रूट्स में से एक था। कहीं से माल चलता है तो किस हिसाब से चलता है? चाइना से आया तो इन्होंने ग्वादर पोर्ट पे उतारा, जो आपका पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है। क्या करना चाह रहे हो आप? ये कोशिश कर रहे हो कि चाइना से मैं वार्म वाटर्स पे, जो कि पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे मैं सामान उतारूँ, वहाँ से आगे ट्रैवल और करता है। इसीलिए ग्वादर में चाइना ने पैसा लगाया, हमने चाबहार में पैसा लगाया। चाबहार को हटा दीजिए, चाबहार क्योंकि हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गया था जब सैंक्शंस और प्रेशर्स है, तो फिर इंडिया ने दूसरा रास्ता ढूंढा। वो दूसरा रास्ता क्या था? इंडियन पोर्ट्स, मुंद्रा हो गया, बॉम्बे हो गया, वेस्ट साइड की जितने कोस्ट हैं, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे, आप जाओगे दुबई, या फिर दुबई भी नहीं, या तो यूएई या फिर ओमान के नीचे वाले पोर्ट्स जो बाईपास करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। यहां से आप रोड के थ्रू जाओगे और वो रोड आपकी जाएगी सऊदी, सऊदी से जॉर्डन, जॉर्डन से ऊपर इजराइल, इनटू हाइफा। हाइफा से वो दोबारा जहाज में चढ़ेगा, ऊपर चला जाएगा। आपने क्या क्या बाईपास कर दिया? आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर दिया, आपने रेड सी को बाईपास कर दिया, आपने स्वेज कैनाल को बाईपास कर दिया। स्वेज कैनाल, तो इतने बड़े लैंड रूट्स, इतने बड़े लॉजिस्टिकल रूट्स आपने बाईपास कर दिए, और फिर 1 महीने के अंदर ये अटैक्स हो जाते हैं। तो कुछ है क्या? कुछ है रिसर्च करने लायक, करेक्ट करने लायक? कुछ से तो नहीं करो, कहीं कुछ तो बात होगी। सो हाइफा इंपॉर्टेंट है, इजराइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल का नक्शा देख लो, आपको समझ आ जाएगा, सारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मेडिटेरेनियन में खुलता है, दूसरी तरफ लास्ट में हम ट्रैवल करते थे, हम लेबनान से घुसते थे किरियात शिमोना में, और नीचे इलाट करके एक छोटा सा एंड पॉइंट, मुश्किल से 2 किलोमीटर चौड़ाई होगी वहाँ पे। एक तरफ जॉर्डन, एक तरफ इजिप्ट, और एक छोटी सी लाइन वहाँ पे जा रही है। गोरों को तब पता था कि मुझे सिर्फ अरब रूलर्स के या सिर्फ मुस्लिम रूलर्स के हाथ में ये स्वेज कनाल नहीं देनी, मेरे को एक और भी रास्ता अपने लिए रखना है। वो रास्ता मैं जूस को देके जाऊंगा, वो इजराइल बनाया है इन्होंने। इलाट में जाने का कोई मतलब ही नहीं था, बीच में पूरा नेगेव डेजर्ट है, रेगिस्तान। सड़क पे आप गाड़ी चलाते चलाते आप इतने बोर हो जाते हो, सो जाते हो, क्योंकि 3 घंटे तक ना आदमी की जात, सब खाली। अब खैर बहुत कुछ बन गया है, मगर उनको तब पता था कि ये रास्ता शायद मेरे कभी काम आएगा, कि आपकी अगर स्वेज कैनाल बंद हो गई तो मैं रेड सी में घुसा, रेड सी से मैं इलाट पे उतरा, इलाट से मैं रोड रूट से गया हाइफा, पोर्ट्स मिल गए मेरे को, वार्म वाटर मिल गया, यूरोप का रास्ता लग गया। करेक्ट। So these are the beauties of logistical hubs. But what I'm trying to say is कि हाइफा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हाइफा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेबनीज हिजबुल्ला आपके ऊपर किसी किस्म का कोई थ्रेट ना हो। उस थ्रेट को ख़त्म करने के लिए आप एक काम ज़रूर करो। सो आप बेसिकली लिटानी के भी आगे जाओगे एंड यू विल क्रिएट अ बफर जोन। बात ऐसा नहीं है कि वो पूरा लेबनान कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा चाहेंगे कि लेबनान में एक इतनी स्ट्रॉन्ग
प्रो इजराइल बॉडी हो, गवर्नमेंट हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स हो कि मेरा चैलेंज खत्म हो जाए। सबसे आइडियल क्या होता है? इजिप्ट के साथ आपकी लड़ाई बंद हो गई, जॉर्डन के साथ आपकी लड़ाई बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे देश स्ट्रांग थे, उन देशों की फौजें स्ट्रांग थी। आपने कभी सुना है कि जॉर्डन से बॉम्ब मार के चला गया, इजिप्ट से बॉम्ब मार के चला? नहीं करने देंगे, वो करने ही नहीं देगा, पंगा लेना नहीं चाहते वो। लेकिन लेबनान में कोई रोकने वाला ही नहीं है। कौन रोकेगा? हिजबुल्लाह सबसे स्ट्रांग है। हिजबुल्लाह को सब डिसोन कर देते हैं, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं जी, ईरान वाला था, मैं नहीं जानता कौन। हिजबुल्लाह गायब हो गया वहां से। ढूंढोगे तो कहाँ मारोगे? किसी के घर पे मारोगे, फिर कोई बच्चे मरेंगे, कहीं बच्चा मार दिया। तो आपको चाहिए कि वहां पे एक स्ट्रांग बॉडी हो, चाहे वो क्रिश्चियन सुन्नी लेड स्ट्रांग बॉडी हो, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे हटे। सिमिलरली हमास। इन दोनों का सोल्यूशन जब तक टेबल पे नहीं आएगा, आपका कोई सीज फायर वहां पे होगा बेमानी है। कोई सीज फायर लास्ट नहीं करेगा जब तक इन दोनों का सोल्यूशन साथ में नहीं होगा। इजराइल ये नहीं बोल रहा कि मैं लेबनान को इसलिए मार रहा हूं क्योंकि मेरे को इनको खत्म करना है, वो बोल रहा है इनको भी लाओ टेबल पे। ये भी टेबल पे आएंगे, और ये सीज फायर का हिस्सा मैं नहीं मानता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन दो। दैट इज व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू से, बार्गेनिंग चिप्स। बट देन दिस 1996 का एक वो डॉक्यूमेंट था, क्लीन ब्रेक, विच रिकमेंडेड बेसिकली इजराइल की जो आप लैंड कब्जा करते हो और फिर उसे छोड़ देते हो फॉर पीस, ये आप मत करिए। आप वेस्टर्न वैल्यूज़ जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स बनाइए एंड कैप्चर द लैंड, लैंड शुड बी योर करेंसी। इसीलिए आज बहुत सारे जो लोग हैं ये कहते हैं कि इजराइल इज़ ट्राइंग टू मेक ग्रेटर इजराइल। एंड उसी के साथ साथ में एक और चीज़ जो कही जाती है कि आज जो गाज़ा को फ्लैटनिंग का प्रोसेस चल रहा है गाज़ा का, इट इज़ बेसिकली वो एक बेन गुरियन कनाल जो इन्हें बनाना है उसके लिए है। डू यू बिलीव इन दीज थियोरीज? मैं बेन गुरियन कनाल के बारे में कई बार सुन चुका हूँ। बेन गुरियन कनाल जो है, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई इट इज़ नॉट बीइंग मेड, क्योंकि आपको इसको नेगेव डेजर्ट के अंदर से लेके जाना है। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च कर लिया है। वो बोलते हैं जब तक इसके ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट्स नहीं करोगे तब तक ये कैनाल आप निकाल नहीं पाओगे। हालांकि रास्ता ज़रूर होगा, क्योंकि एक नेचुरल रूट जो है डेड सी तक आता है और डेड सी के बाद फिर इस नीचे जाता है, तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए। यही लिटानी रिवर जो है घूम घाम के टेढ़ी होके सी ऑफ गलीली एंड फिर नीचे डेड सी, वो चलती रहती है नीचे दूसरे नाम से। लेकिन मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि एक कनाल वहाँ पे बन पाएगी। बन सकनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ 19th सेंचुरी में क्रिएट कर गए, स्वेज कैनाल मैन मेड कैनाल है, अगर आपने तब बना दी तो अब भी आप बना पाए, मगर वो हिस्सा बहुत छोटा था। यहाँ पे आप एक ऐसा नहीं है कि डेजर्ट है, ये रेत नहीं है, ये पत्थर वाली रेत है, नीचे पत्थर है। उन पत्थरों को तोड़ के उसके अंदर से रास्ता निकाल के कैनाल बनाना, वो होने को हो जाए। एंड दैट इज़ अ रीज़न ऑल्सो वाई इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो बना था, इट रिकमेंडेड रोड रूट। उसने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पे बेन गुरियन कैनाल बनाऊंगा। हो सकता है किसी पॉइंट इन टाइम पे वो क्रिएट करने की कोशिश करें। क्या वो ग्रेटर इजराइल के फॉर्मूले से निकल के आएगा? नहीं, क्योंकि और कोई रास्ता बनता नहीं है। ये जो सबसे पतला कोना जो अफ्रीका और एशिया के बीच में आता है, ये स्वेज और स्वेज से लगता हो जो एरिया आगे इजराइल के अंदर जा रहा है, ये उसी जगह पे, उसके अलावा और कहीं नहीं है। तो अगर हम ये बोलें कि ये कल जॉर्डन के अंदर थोड़ा घुस जाएंगे या लेबनान में ऊपर थोड़ा घुस जाएंगे और ज़मीन कब्जा कर लेंगे और उससे कुछ ये हासिल कर पाएंगे, आई डाउट इट। वो सिर्फ ज़मीन हड़पने का एक फॉर्मूला है जो कि वेस्ट बैंक में ही कर रहे हैं। ये इसको बढ़ाते जाएंगे, और जितनी भी बार लड़ाइयाँ हुई हैं, इन्होंने अपने पास प्रसाद के तौर पे कुछ ना कुछ रखा है। अब और लोग रखते हैं। अभी ट्रंप से आप क्या सुन रहे हो कि ठीक है तू $2 मिलियन की बात कर रहा है, 1 मिलियन मैं रखूंगा, 1 मिलियन तुम रखना। यूक्रेन में ट्रंप ने एग्जैक्टली यही बोला कि जितना पैसा मैं तुम्हारे ऊपर लगा चुका हूं, भरपाई कैसे होगी, दीजिए मेरे को नेचुरल रिसोर्सेस। और ज़ेलेंस्की दौड़ा दौड़ा पहुंच गया, हाँ करिए, आइए। तो देने वाला देने के लिए भी तैयार है, लेने वाला लेने के लिए भी तैयार है। पैसा तो वसूल होगा, बिल तो फटेगा। ये जो पूरा नुकसान हो रहा है इसका बिल तो फटेगा। किसके नाम पे फटेगा, कैसे फटेगा और कितना लॉजिकल फटेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब तक चलेगा। आपने
वर्ल्ड वॉर 1 की कंडीशंस जो थी बड़ा खराब रखी, तो वर्ल्ड वॉर 2 आया। वर्ल्ड वॉर 2 में आपने बहुत सारे लोगों को छेड़ा, तो अब यहाँ पहुँच रहे हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्यूशंस आप क्रिएट करते हो। कभी कभी वो सॉल्यूशंस अच्छे बैठते हैं, कभी कभी बहुत ही बुरे बैठते हैं। इसराइल का सॉल्यूशन है आज की तारीख तक बुरा ही चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान जिस तरह से बांटा बुरा ही चल रहा है। टर्की ग्रीस जिस तरह से बांटा बुरा ही चल रहा है। तो कुछ सॉल्यूशंस ठीक निकलते हैं। जर्मनी के साथ जो आपने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद किया वो बुरा था। सारी कोल माइंस आप लेके चले गए, सारे स्टील प्लांट्स आप लेके चले गए, तो लड़ाई तो होनी थी। अब ये बिल किसी के नाम पे तो फटेगा, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फाड़ दिया तो हो सकता है कल एक और पर्शिया दोबारा खड़ा हो, फिर आप फंसो। गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी कहना मुश्किल है। सो अकॉर्डिंग टू यू ये वॉर खत्म होते हुए आपको कब तक दिख रहा है, एंड अगर खत्म होते हुए आपको दिख रहा है तो हु इज विनिंग दिस वॉर? मेरे हिसाब से खत्म हो गई है। हो गई है। देखिए, हर बार लड़ाइयाँ ऐसे नहीं खत्म होती जैसे ब्लैक एंड वाइट में खत्म हो। कि एक सीज फायर साइन हुआ, सीज फायर साइन करने के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडियन आर्मी घुस गई, 93,000 सोल्जर्स कैप्चर हो गए और हमने साइन करवा ली। ऐसा हर लड़ाई में नहीं होता। कि अमेरिका खाली करके जा रहा था, तालिबान पहुंच गया, फट से जाके कुर्सी पे आप काबिज हो गए। ये कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं, तब भी सोल्यूशन निकल जाता है। इंडिया पाकिस्तान, वो बोल रहे हैं कश्मीर मेरा है, आप बोल रहे हो कश्मीर मेरा है, लेकिन चल रहे हो आप, दोनों चल रहे हो, 75 साल से चल रहे हो। कभी कभी स्टेटस को, कभी कभी जब कोर्ट बोलता है ना कि चलिए अब जैसा है वैसा ही कर दो, स्टेटस को भी रख दो, स्टे दे दिया, स्टेटस को कर दो, वो भी सोल्यूशंस होते हैं। जैसे ही आप पहली बार सीज फायर वर्ड का यूज़ करते हो, ब्रॉडली आप समझ लो कि बहुत हद तक एक सोल्यूशन निकल आया है। यूक्रेन और रशिया के बीच में क्यों नहीं हो रहा? वो सीज फायर वर्ड का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हुए। जो रशिया चाहता है कि मेरे को पूरा डॉनबास डोनेट्स साथ लग जाए, वो नहीं लगा है, और यूक्रेन देना नहीं चाहता, तो सीज फायर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को पता चल गया है कि हाँ भाई, इन्हें देखिए, ईरान अंदर ही अंदर ये जानता है कि उनको बहुत तगड़ा झटका लग चुका है, और वो ये भी जानता है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, और आगे मैं इसे और खेलता जाऊंगा तो मैं ईगो के लिए बोलता रह सकता हूँ कि मेरे पास शायद ड्रोन है और हज़ारों में है, और मैं दुबई में भी बॉम्ब मारूंगा, यूएई में भी मारूंगा, ये सब मैं बोलता रह सकता हूँ, मगर मेरा क्या नुकसान होगा ये ईरान जानता है। कुछ लोग सेंसिबल भी होते हैं ना कभी कभी, और सेंसिबल होना ज़रूरी भी है। अगर हमास हमले करने के बाद वो 500 आदमी जो कैप्चर करके ले गया था टाइम से लौटा देता, तो उनका शायद इतना बुरा हाल नहीं होता जो ऐसा हुआ। हिजबुल्लाह अगर सही समय से रुक गया होता तो नसरल्लाह शायद जिंदा होता। खमेनी ये भी शायद जिंदा होता अगर इन्होंने टाइम से बात कर ली होती। अब इन्हें मालूम है कि एक ऐसे कॉर्नर में पहुंच गए हैं कि इन्हें बात करना जरूरी है, नहीं तो ये और 50, वो गलत नहीं बोल रहा। जब ट्रंप बोलता है कि मैं तुम्हें 50 साल पीछे ले जाऊंगा, स्टोन में ले गए हैं ना बाकी कंट्रीज को। सीरिया की हालत देखो, सीरिया को ले गए ना स्टोन एज में। गाजा की फोटो तो देखते हो ना, देन एंड नाउ। गाजा क्या है? स्टोन एज ही तो है। कैसे जी रहे हैं? समंदर के किनारे आप टेंट लगा के जी रहे हो, स्टोन एज है। तो क्या ईरान वहां जाना चाहता है? सेंसिबल लोग भी होते हैं बाय द वे। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजीज पेरिस की तरफ चले थे, तो पेरिस वाले ने बोला, फ्रांस ने बोला कि मैं अपनी फौजें रातों रात यहां से हटा रहा हूं, पेरिस को जलाना मत। पेरिस बचा लिया, बाद में ले लिया उन्होंने वापस, लेकिन उन्होंने अपना पेरिस बचा लिया। तो समटाइम्स यू हैव टू से कि यार ये अब हाथ से निकल गया है, और इनको मालूम है ये हाथ से निकल गया। चाहे एक फॉल्स फ्रंट भी होता है ना, आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो कि मैं जीत रहा हूं, मैंने तो तुम्हें धूल चटा दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हाँ, हुआ है अमेरिका का नुकसान। हाँ, इकोनॉमिकली आप बोलो कि भाई तेरे 20,000 के ड्रोन ने मेरा एक पूरा ऑयल डिपो उड़ा दिया, हाँ ठीक है, पैसा टू पैसा, लेकिन आप बाकी भी तो देखो। आपका तो देश खत्म होने के कगार पे आ गया। अमेरिका का तो जीडीपी का कितना परसेंट पड़ जाएगा? 0.02, 0.03%। इनकी इकोनॉमी खत्म हो गई है, इनकी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म हो गए। और अगर ये नहीं मानते तो अगले सालों में क्या क्या खत्म होगा आप यू डोंट नो। वो तो कह रहा है क्योंकि ट्रम्प में तो सारे ब्रिजेस जितने आपके ऑयल रिफाइनरीज है सब उड़ा दूंगा। तो क्या आप चाहते हो कि आप एक और सीरिया बन जाओ? कोई नहीं चाहेगा। चाहते हो कि एक और गाजा बन जाओ? यार सिविलाइजेशन है,
इतनी समझ उनको भी है कि एक फॉल्स फेस आप एक फ्रंट फेस बना के बोलो कि हाँ मैं जीत रहा हूँ जी, मैं बहुत ताकतवर हूँ जी, मैंने तो आपको धूल चटा जी, बट एंड ऑफ द डे मेरी कितनी हालत खोखली है, कितना मैं खस्ता हालत में हूँ, मैं जानता हूँ। राइट। उसके बेसिस पे ही सोल्यूशन निकलेगा, और सोल्यूशन ईरान के लिए बहुत अच्छा नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से लड़ाई काफ़ी हद तक ख़त्म है। ये सीज फायर आएगी एज वी स्पीक, इसके बारे में बातचीत चल रही है। जेडी वैंस बैठा होता है इस्लामाबाद में। मेरे को नहीं लगता कि जेडी वैंस के उठने के साथ ही कोई बोलेगा कि सीज फायर ख़त्म हो गई। कोई ना कोई आप एक प्रेजेंटेशन दोगे, आप बोलोगे कि कुछ बातें हुई हैं, कुछ बातों में हमने एग्री किया, कुछ में नहीं किया, ये पाकिस्तान चोर है, इस पाकिस्तान ने इसको अलग बता दिया, इसको अलग बता दिया। ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एक पोजिशनिंग आप करोगे, मगर एंड ऑफ द डे उसको, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन को भी तो दिखाना है। अमेरिका ये बोल के नहीं आ सकता कि इतना कुछ करने के बाद मैं हार के आया हूँ। ट्रंप जैसा आदमी ये बोल देगा? नहीं बोलेगा। ऑफ कोर्स नॉट। और ईरान वाला भी ये नहीं बोल सकता कि मैंने घुटने टेक दिए। अब सब पाकिस्तान की जैसे थोड़ी है कि मैं लाओ रजिस्टर में साइन करता हूँ, 93,000 पीपल सरेंडर। तो ऐसा सरेंडर डॉक्यूमेंट कोई साइन नहीं होगा, लेकिन अग्रीमेंट्स साइन हो सकते हैं, एक सीज फायर एक्सटेंशन साइन हो सकता है। आगे जाके ये रिजीम भी बदलेगी, नए लोग आएंगे ईरान में बैठने के लिए जो इतने फंडामेंटलिस्ट नहीं होंगे। ये देश शायद बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता अगर इन्होंने अपने बंदे अपने साथ रखे होते। इन्होंने अपनों को भी नहीं बख्शा। हिजाब के नाम पे कितने तो आपने अपने मार दिए यार। आप इजराइल के 70-75,000 आपने 2 रात में अपने 30,000 मार दिए। क्या मॉरल पुलिस लेके घूम रहे हो? मैं तुम्हारे नकाब चेक करूंगा, मैं तुम्हारे हिजाब चेक करूंगा। नहीं, समटाइम्स अपनी पॉपुलेशन को तो, और वो भी जब सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, ऐसे टाइम पे तुम अपनों को लड़ा रहे हो। एक होता है कि तुम अगर उस टाइम पे जब महसा अमीनी का केस हुआ था ईरान के अंदर, जब इतने बच्चे इन्होंने अपने ही मार दिए, उसके बाद दोबारा दूसरी बार जब रेबेलियंस हुए तब मार दिए। क्या जाता था इनका कि एक चीज मान लेते, सिंबॉलिक है, हिजाब सिर्फ सिंबॉलिक था। वो औरतें जो बुरकों में थीं वो भी उनके साथ खड़ी थी, जिन्होंने बुरके जला दिए या जिन्होंने अपने स्कार्फ जला दिए, वो भी उनके साथ थी। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि यार हमें चूज करने दो। अगर आप बड़े थे, आप उनके सर्वा थे, थोड़ा आप झुक जाते। अपने बच्चों के लिए झुक जाते हैं लोग, आप झुक जाते थोड़ा सा, देश बच जाता, आप बच जाते। बहुत सारी चीजें अगर थोड़ी सी सोच बदल लेते यहां तक पहुंचते नहीं। आपने वो भी नहीं किया। तो एक सोच शायद 1979 या 1983 ऑनवर्ड्स आपने ली, लेकिन वो आपको इस हालत तक ले आई। शायद ये भी हो सकता था कि यही खुमैनी शायद पेरिस से एक जहाज से उतरता, चाहे इस्लामिक रेवोल्यूशन का नाम लेके एक इस्लामिक ईरान खड़ा करता, लेकिन उसको इतना कॉन्जर्वेटिव नहीं बनाता। शायद वो ये भी कर सकता था कि आपके आसपास जो 6 पड़ोसी बैठे थे उनको डराता नहीं कि मैं तुम्हारे शासन खत्म कर दूंगा और यहां सब में इस्लामिक रेवोल्यूशन करवाऊंगा। चुप भी तो बैठ सकता था, अपना देश संभाल लेता। अपने देश को हम नहीं इंटरफेयर करते, इंडिया नहीं इंटरफेयर करता। इंडिया नहीं बोलता पाकिस्तान को तो ऐसे चल। हम ये कहानियां नहीं सुनाते, हम नहीं डराते डेमोक्रेसी के नाम पे। उन्होंने भी अपने इलेक्टेड वाले को जेल में डाला हुआ है। हम तो नहीं शोर मचा रहे कि इमरान खान को बाहर निकालो। तो आप इन 6 को क्यों डराने में लगे हुए थे? और इन 6 को डराते डराते आपने 10 को डराना शुरू किया। फिर आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खत्म शुरू कर दी, फिर आपने फिदाइन शुरू कर दिए। तो ये भी हो सकता था कि 1979 ऑनवर्ड से एक खूबसूरत देश बना सकते थे। राइट। पर्शियन एम्पायर थी यार, कल्चर सिविलाइजेशन पर्शियन था। उसके अलावा 25% ईरान में टर्क्स हैं। दैट इज ऑल्सो ए फैंटास्टिक, वेरी वेल एजुकेटेड सिविलाइजेशन। आपने उन सबको साइडलाइन करके हमारे कहाँ खुमैनी बाय द वे हैड अ इंडियन कनेक्शन। यस। तो हमारे वाले को गद्दी में बिठा दिया उन्होंने, अपने पत्ते खेल दिए। अब तो किसी ढंग के बंदे को ही बिठा देते।
इस्लामिक रेवोल्यूशन भी अच्छा चल सकता है, कौन कह रहा है कि अगर मुल्ला बैठे तो हमेशा बुरा ही सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक भी निकल सकता है। हमारे योगी जी भी बैठे हैं, वो भी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। योगी जी से पहले एक और आदमी सैफरन कपड़े पहन के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता था, एनटी रामाराव। आंध्र प्रदेश को कहाँ से कहाँ ले गए वो, उनका दामाद आंध्र प्रदेश को कहाँ से कहाँ ले गया, हैदराबाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो रिलीजियस लीडर्स भी आए हैं, उन्होंने अपने ठीक से कंट्रीज को गवर्न किया, स्टेट्स को गवर्न किया। आप भी कर सकते थे, लेकिन आप दूसरे रास्ते चले गए। क्या क्रिएट करना चाहते थे, किसकी बातों में आ गए। कभी कभी बातों में भी आ जाते हैं, यूक्रेन वाला बातों में आ गया। जो उसने अपने देश का हाल बना लिया, वो बच सकता था। क्या जरूरत थी आपको कि मैं नेटो मेरे को जाना है, मेरे को यूरोपियन यूनियन में ले लो, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। करेक्ट। सेम ये फंस गए। हमास वाला सबसे बड़ा बेवकूफ निकला, इनके कहने पे तुम अपने आप को बर्बाद कर गए। हिजबुल्ला वाला वो इस चक्कर में खत्म हो गया, तेरी तो लड़ाई नहीं थी। सो समटाइम्स यू हैव टू मेक अ सेंसिबल डिसीजन आल्सो, एंड आई थिंक कभी कभी कुटपिट के आदमी के अंदर सेंस आ जाती है, तो आई थिंक वो सेंस होपफुली इनके अंदर आ गई होगी। राइट। आई थिंक जब तक ये शायद पॉडकास्ट रिलीज होगा, पीस टॉक्स में क्या हुआ वो लोगों को पता चल जाएगा। एंड सीज़फायर एक्सटेंड हो चुकी होगी। हाँ, सो दिस इज लाइक अ प्रोफेसी एपिसोड। बट थैंक यू सो मच मेजर सुदीप, आपके साथ में बात करके आई एक्चुअली गॉट टू अंडरस्टैंड कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है उसके इतिहास के साथ में। एंड जो अभी लास्ट में आपने ये जो बिट बताया अबाउट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स दैट ईरान केप्ट मेकिंग, ये कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स थे। हम तो मैंने आपसे सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के ऊपर जो फतवा जारी किया था वो पूछा था, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी ये मिस्टेक्स थी। फॉर एग्जाम्पल जो आपने अभी कहा कि 2 रात में अपने 30,000 लोगों को मार देना, वो भी एक गलती थी। सो जितनी गलतियाँ ईरान ने की उसकी वो सज़ा भुगत रहा है। Probably there are a lot of lessons which a lot of nations can take from this whole war. इंडिया के लिए भी बहुत सारे इसमें lessons हो सकते हैं। Probably हम किसी दिन उस पर भी एक पॉडकास्ट करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सटेंसिव कॉन्वर्जेशन एंड इतना सारा नॉलेज शेयर करने के लिए। दिल से थैंक यू सो मच। लॉट फ्रॉम यू। आपने मेरे को बहुत सारे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टिडबिट्स दिए हैं, मैं जाके घर जाके रिसर्च करूँगा उनके ऊपर। यस, बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।